अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 15 जिलहज 26 जुलाई और पीर की शाम है। आप ये प्रोग्राम हस्ब मामूल देख रहे हैं अहले बैत टीवी और i14 न्यूज से। हर पीर के पीर इवनिंग आर में हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक, और उसमें मेरे साथ मेजबान है आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, सबसे बड़ी अपडेट्स तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जो कल मुनक्कद हुए और उसका नतीजा भी हम सबके सामने है। पीटीआई ने वाज़ेह अक्सरियत के साथ उसमें फिलहाल 26 सीटें ली हैं। बल्कि फिलहाल क्या, ये एक हतमी नतीजा है। 26 सीटें पीटीआई की, 11 सीटें पीपल्स पार्टी की, 6 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसकी इस वक्त हुकूमत भी थी, और एक रुकन सरदार अतीक जो हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वो कामयाब हुए हैं। इस पर आगे चल के बात करेंगे। इसकी जो कामयाबी है इसकी क्या वजूहात हैं, जो हारे हैं उनकी क्या वजूहात है। वैसे तो जो हारने वाले एक अमूमी जो एक कहा जाता है कि धांधली हुई है, हमसे बहुत ज्यादती हुई है, वो तो वो ये कह ही रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा उनसे हट के गैर जानबदाराना हो के कोशिश करेंगे कि जीतने वाले जीते क्यों हैं, हारने वाले हारे क्यों हैं, और कुछ और इश्यूज हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ की एक मुलाकात हुई मशीर अफगान सलामती उमूर हमदुल्ला मुहिब से, उसको भी काफी खबरों में हमने सुना वीकेंड के दौरान। और आज आसिफ अली जरदारी की सालगिरह भी है, तो उनको मर्द हुर का खिताब दिया उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और अपनी तस्वीर एक ट्वीट की है जिसमें वो अपने दादा के गोद में बैठे हैं, हाकिम अली जरदारी, और आसिफ जरदारी उनके साथ हैं। तो इस पर भी जरदारी साहब कुछ सियासत पे बात होगी। और आपको याद होगा 5 फरवरी को एक बहुत ही एक ऐसे खिलाड़ी हम उन्हें कहेंगे, एक ऐसे पाकिस्तानी, एक ऐसे मोमिन मोहम्मद अली सदपारा 5 फरवरी को K2 की चोटी पहुंचते पहुंचते वो लापता हो गए थे। आज उनके जस्द खाकी मिलने की इतलात है। इस पर बात करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक्स में वेट लिफ्टर तला कोके 5वें नंबर पे आए हैं, लेकिन जो मौजूदा सहूलियात है हमारे यहाँ उनके होते हुए भी 5वें नंबर पे आना, ये आवाम फिर भी उस पर उनको अप्रिशिएट कर रही है। तो ये कुछ इंटरनल इश्यूज हैं, दाखिली मामलात है पाकिस्तान के। इस पर आगे चल के बात करेंगे। बैनुल अल-अक़वामी या इन दाखिली मामलात में भी मूसवी भाई के पास इस पर तबसरे के लिए क्या है, जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और जो भी सूरत हाल इंटरनेशनल अगर हम उस पर कैनवस पे देखें तो रोज जो है वो तेजी के साथ तब्दील हो रही होती है। सऊदी अरब के अहम तरीन जो फौजी ठिकाने हैं उनके ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक की खबर है, जो कि पास हम देखते हैं कि एक रविश ये है कि सऊदी अरब की तरफ से बहुत देर में जब बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाता है तब थोड़ी सी खबर जो है वो उसको निकलने देते हैं। बाकी जो है वो वहां पर जो है वो काफी सख्ती है, आजादाना जो है वो सहाफत नहीं हो पाती। तो हमारे पास खबर ये आ रही है कि उनके सऊदी जो इत्तेहाद के तर्जुमान है तुर्की अल मालिकी, उन्होंने ऐलान किया कि सऊदी अरब के जीरान के इलाके पर 3 ड्रोन से अटैक हुआ है और बहुत ही जो है वो जबरदस्त अटैक था। और ये सिलसिला है जहां पर बात हो रही है, कैदियों के तबादले की भी बात हो रही है, कैदियों के तबादले हो भी रहे हैं, जहां पर जंगबंदी की बात हो रही है और उसको सऊदी इत्तेहाद जो है वो वायलेट कर रहा है। ऐसे में जो है वो यमनी रजाकार फोर्स की तरफ से एक जवाबी जो है वो एक मजबूत कार्रवाई जो है वो देखने में आई है। हालांकि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग के लिए अमूमन जो है वो यही कहा जाता है कि इसको जो है वो इलाके में खितने के लिए जो जंग बंद होनी चाहिए। जो संजीदा ममालिक है, संजीदा सियासत इलाके में करते हैं, वो नहीं चाहते कि बाहर से जारे अफवाज को मौका मिले, वो आए, चाहे वो ऑन रिक्वेस्ट आए या किसी सूरत से आए या मदाखलत करें। तो जंग के दरवाजे जो बंद होने चाहिए। मगर हम देखते हैं कि सऊदी इत्तेहाद की तरफ से यमन के ऊपर, और यमन का जहां पर बात हो जाए तो ये समझ लें कि पूरी अरब दुनिया के अंदर यमन जो है वो हमेशा से मफलूकुल हाल मुल्क रहा है। उस हालांकि बहुत ज्यादा वसाइल होने के बावजूद, क्योंकि उसके ऊपर सऊदी नवाज जो पिट्ठू हैं उनकी हुकूमत रही है, और उस तेल की दौलत से उन तमाम जो खजाइन वहां पर मौजूद है उससे यमनी जो है वो कभी भी इस्तेफादा से हासिल नहीं कर सके। यही वजह है कि अली अब्दुल्ला साली की हुकूमत हो या उसके बाद मंसूर अल हादी की, जबरदस्त अवामी एहतजाजात देखने में आए। लाखों करोड़ों लोग जो है वो सड़कों पे निकलते रहे हैं, और उसके बाद इतने अरसे से सऊदी इत्तेहाद की
بمباری کو فیس کر رہے ہیں، مگر جو یمنی مزاحمتی فورسز ہیں ان کے خلاف علم بغاوت وہ بلند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک عرصے دراز سے دیکھتے آئے ہیں کہ ان کے وسائل کو کون چوری کر رہا ہے، ان کے وسائل ان کے اوپر استعمال نہیں ہو رہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں۔ وہ اس ظلم کو بھی برداشت کرنے کے لیے استقامت دکھاتے ہیں، سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ تو تھوڑی سی ایک خبر ہے کہ یمن کی جو ہنوز جو ہے وہ آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، اور یمن جی جیسے مفلوک الحال اور غریب مسلمان ملک کے اوپر سعودی عرب کے جو ہے وہ حملے نہ صرف شرفناک ہے، بلکہ اس میں ممنوع ہتھیاروں کا بھی استعمال ہے، فاسفورس اور کیمیکلائز بوم کا بھی استعمال ہے، جس سے وہاں پر آنے والی نسلیں جو ہے ابھی یمنیوں کی اس کے اندر خطرناک بیماریوں کا جو ہے وہ ان کی انکشافات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کویت میں دیکھتے ہیں تو کویت میں امریکی سفارتکار نے جو ہے وہ خودکشی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ کویت میں ایک سفارتی امریکی سفارتکار نے اپنے سر کے اوپر گولی مار کے خودکشی کر لی، اور اس کی لاش کو سفارت خانے کے اندر سے جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے، مگر ذرائع کا کہنا ہے کہ ابھی اس کے اوپر امریکی سفارت خانے نے کوئی خاطر خواہ بیان نہیں دیا ہے۔ شاید اس کی جو ہے وہ بھی انکوائری چل رہی ہوگی، تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہوگی کہ اس کے خودکشی کرنے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور امریکی فوجیوں کی دوبارہ تعیناتی کا دار و مدار امریکی حکام سے مذاکرات کے نتائج پر ہے، یہ کہنا ہے مصطفی الکاظمی کا، جو کہ عراق کے وزیر اعظم ہیں، جو کہ بہت ہی اس وقت عراق کے اندر متنازع ہو چکے ہیں۔ جو مقاومتی فورسز ہیں اور جن لوگوں کے پیارے 20 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ بچھڑ رہے ہیں تکفیریوں کے بم دھماکوں کی صورت میں، یہ ہم بتاتے چلیں کہ بغداد میں ایک مکس کلچر ہے، وہاں پر غیر مسلم بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، وہاں پر مسلمانوں کے سبھی فرقے مکس رہتے ہیں، وہاں پر بم دھماکہ ہونا کسی ایک کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ ایک انسانیت کے اوپر ظلم ہے، جس میں ہر طرح کا انسان جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور بغداد سے لے کے اور عراق کے پورے گرد و نواح میں چاروں طرف جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل بم دھماکے کیے جاتے رہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس کی آواز، اس کی گونج ہمیں سنائی دیتی ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے بھی ایک پر ہجوم جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ دھماکہ ہوا، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ تو اس کے جو ری ایکشن ہے وہ مقاومتی محاذ ہے، جس کو جی حشد الشعبی جو کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کے رئیس ابو مہدی المحدث کے اوپر امریکی حملے کے بعد سے آج تک جو ہے وہ کوئی ہفتہ اس کو پورے وضوح کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں گیا جس میں امریکی کانوائی کے اوپر حملہ نہ ہوا ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہی ہیں۔ تو یہ جو معاملات ہیں سارے، اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ عراقی جو عوامی امنگیں ہیں، جو مزاحمتی فورسز ہیں جنہوں نے عراق کے پوری سلامتی کا دفاع کیا ہے، اس سے الگ جا کے ڈفرنٹ ٹریک کے اوپر جا کے جو ہے وہ مصطفیٰ کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ جی اتوار کے روز جو ہے وہ جو ہے ان کی ایک میٹنگ ہونی تھی، ابھی وہاں سے سرکاری اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوگا کہ وہاں پر وہ امریکہ اپنے دورے کے اوپر روانہ ہو رہے تھے، اور انہوں نے اس میں کہا کہ امریکی جو فوجی ہیں وہ عراقی فوجیوں کو ٹریننگ دینے کے لیے جو ہے وہ ان سے امریکیوں سے مذاکرات کی جائیں گے۔ حالانکہ ایک ایسے وقت میں ہے کہ جہاں پر عراقی فوجیوں کو نہ تو ٹریننگ کی ضرورت ہے، بلکہ عراق کی فوج سے زیادہ بڑی آفیشنل فوج جس کو عراق کی فوج کا حصہ بنایا گیا، حشد الشعبی، وہ کمپلیٹلی ٹرینڈ ہے، اور یہ وہی ہے جنہوں نے داعش جیسی جس میں 90 ملکوں کا ہاتھ تھا، جس کو انہوں نے عراق کے اندر جو ہے وہ نابود کیا، نیست و نابود کر دیا، اس کو نہ صرف جو ہے اس کو فراگنہ کر دیا، بلکہ ان کے آئے دن سرغنے جو ہے وہ گھروں سے نکال کے اور سرنگوں میں جہاں چھپے نکال کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ حشد شاوی کے ہوتے ہوئے عراق کو کسی اور کی بیرونی امداد کی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کاظمی جو ہے وہ بضد ہے کہ یہاں پر امریکیوں کو روکا جائے، مگر امریکی وہاں پر فزیکل ان کی اپیرنس جو ہے وہ زیرو ہے، عراق میں وہ نکلتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ جو ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی دیکھا جائے تو ایک مسلمان ملک کے اندر سیاسی حالات جو ہے وہ بالکل لبنان کی طرح ہے، جہاں پر رفیق الحلیمی نے ریزائن دے دیا اور حکومت نہ بننے کے لیے جو بہانے تلاش کیے کہ جی ابھی یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، اور وہ اس کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک کمیٹی کو برخاست کر دیا۔ یہی صورت ہمیں عراق میں نظر آتی ہے کہ جب الیکشن کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نظر نہیں آتی۔ ان تمام چیزوں کا پوری عالم اسلام کے اوپر، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ایک بہرحال ایک برا اثر پڑتا ہے۔ اگر سعودی عربیہ کی بات کریں تو وہاں پر خانہ کعبہ ہے، رسول خدا کا حرم ہے، وہاں پر ائمہ کے مزارات ہیں، چاہے وہ ٹوٹی بھی اجڑی بھی قبریں ہی کیوں نہ ہوں، مگر مقدس مقامات وہاں پر موجود ہیں۔ عراق کی طرف آ جائیں تو ایک بہت بڑا مرکز ہے، نواز رسول آرام فرما ہے، پوری دنیا سے زائرین
शिया व सुन्नी सभी वहां पर जो है वो जाते हैं, हत्ता के नॉन मुस्लिम भी, जो कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान से जो एक बहुत बड़ी हिंदू शख्सियत जो कि उनके पेशवा थे, उन्होंने भी वहां पर हाजिरी दी। और ये सिलसिला लगातार रहता है क्योंकि रसूलुल्लाह की नवासी की एक निस्बत है। तो एक मरकज में और इस तरह की बेचैनी होना और सियासी हालात को जो है वो एक दिगरगू रखना, ये एक अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके ऊपर वहां पर उनकी जो ना चाहते हुए भी जो अवामी उमंग है उसके खिलाफ जो है वो हुकूमत स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चीन का कहना है कि वो अमेरिका को जो है वो सबक सिखाएगा। चीन के वजीर खारजा ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने अगर अब भी दूसरे मुल्कों से बराबरी की बुनियाद पर मिलना नहीं सीखा, तो चीन आलमी बिरादरी के साथ मिलकर अमेरिका को जो है वो सबक सिखाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं। और थोड़े से हमास के ऊपर जो है वो गजा पे भी हालात कशीदा हुए हैं। इसराइल का कहना है कि जो आग वाले गुब्बारे हैं जो गजा से छोड़े जाते हैं, उसके ऊपर उसने पलट के रिटेलिएट किया है, और गजा के ऊपर थोड़ी जो है वो बमबारी हुई है। अब कहीं खुदा न खास्ता ये अगर दोबारा सिलसिला चलता है तो एक और जंग का जो है वो आगाज होगा। और इसके अलावा जो है वो सियासी कैदियों की जो है रिहाई के लिए बहरीन के अंदर दोबारा जो है वो एक तहरीक इंतफादा जो है वो उठ खड़ी हुई है। और बहुत ज्यादा जो है वहां पर शिकंजे दिए जाते हैं कैदियों को, बाहर से फोर्सेस बुला के हायर करके। मैं मुल्कों का नाम नहीं लेता, मगर सबकी मेमोरी में है कि किन लोगों को हायर किया गया, किन रिटायर्ड फौजियों को, और वहां जुल्म कराया गया, जिससे एक जो है पूरे मुल्क का एक तशक्कुस भी वहां पर जो है वो खराब हुआ। मराकश ने जो है बहुत बड़ा आलम इस्लाम की खिदमत की है, बहुत बड़ा तीर मारा है अपने कहीं, कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो इसराइल के लिए खोल दी गई है अब मराकश में। वो भी आएंगे और ये भी इसराइल जाएंगे। तो ये भी सिलसिला है। और मराकश भी यूएई और सऊदी अरब और इनके बाद जो है वो बहरीन के बाद बाजी ले गया है। तो अभी तक की ये तमाम जो है वो चीजें थी जो कि मुसलसल हरकत में है, और तब्दीली जो है वो आगे हो रही है। जो है वो जो अप एंड डाउन है, जो जिससे वो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद जो वो पारा पारा होता है, वो तमाम चीजें हमने जो है वो आपके सामने रखी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ आपको भी जो है वो बाखबर रखा करेंगे। बढ़ेंगे फारूक नजर भाई की तरफ। जी, बहुत शुक्रिया मुसीब भाई। और माशाल्लाह बहुत गहरी निगाह है आपकी इंटरनेशनल इश्यूज पे और यकीनन दाखिली इश्यूज पे भी। और नाज़रीन, आगाज करेंगे इस वक्त जरा यूके की जो इतलात हैं कोरोना वायरस के हवाले से। बताया जा रहा है कि छठा लगातार रोज है कि नए केसेस में बतदरीज कमी आ रही है। तो ये एक हौसला अफजा बात है कि नए केसेस जो कि डेल्टा वायरस या इंडियन वायरस के नाम से काफी इसमें शिद्दत, और तकरीबन 60,000 तक नए केसेस आ गए थे, लेकिन आज के जो इतलात हैं वो 24,000 के करीब नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसके अलावा कुछ अफसोसनाक खबरें, लंदन के नवाब में सैलाब की वजह से सूरत हाल खराब है, और कुछ अमवात की भी इतलात हैं। तो ये यहाँ की लोकल अहम तरीन खबरें हैं। और पाकिस्तान में इलेक्शन की खबरें, यकीनन ज़िमनी इंतखाबात कह रहा हूँ, माजरत के आज़ाद कश्मीर के जो जनरल इंतखाबात थे उस पर बात करेंगे। और थोड़ी देर में आपकी कॉल्स खोलेंगे, थोड़ी सी जहमत कीजिएगा। और इससे पहले कि सियासी इशूज पर बात करें, सबसे पहले तो कोटली में फायरिंग से 2 पीटीआई के कारकुन शहीद होने की इतलात है। और फिर ड्यूटी पर जाते हुए एक गाड़ी खाई में गिरी जिसमें 4 फौजी जवान वो उस वाक़े में शहीद हो गए। तो ये 6 शहादतें मजमूई तौर पे 25 जुलाई के इलेक्शन के दौरान हुई हैं। हादसाती जो एक सिलसिला खाई में जो गिरने से यकीनन ये एक अलग मामला है। इस किस्म के हादसात वाक़यात होते रहते हैं। अल्लाह करे कि हम तमाम जो उस किस्म के वहाँ पर जो रोड्स भी हैं, इसकी वजूहात 100 हो सकती है, यकीन किसी न किसी इसकी हादसे के पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह या कोई ऐसी थोड़ी सी नेग्लिजेंस जरूर होती है। हो सकता है ड्राइवर की हो सकता है गाड़ी में कोई ऐसा नक्स हो, लेकिन इस पर आगे तहकीकात होनी चाहिए। बहरहाल जो शोधा थे उनको फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। आते हैं कोटली में जो फायरिंग हुई। पहले तसादम हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान, लाठियां एक दूसरे पे चलाई गई, और बाद में फिर ये जो फायरिंग हुई है उससे 2 कारकुन शहीद हुए हैं। ये नोयत क्यों हुई? सबसे अहम बात तो ये है कि आज इस वक्त इन दोनों शोधा के हवाले से कोई बात शायद नहीं कर रहा होगा, या उस अंदाज से बात नहीं कर रहा। मुराद सईद साहब जो इस वक्त वफाकी वजीर हैं, कुछ उनका बयान आया है कि उन्होंने लवाहिकीन से राब्ता किया है, लेकिन
खुशियों के शादियाने हैं, एक दूसरे की मुबारकबादें हैं, ढोलों की थाप है, रक्स हैं, मिठाइयां तकसीम हो रही हैं। लेकिन ये जो दो इंसान जो हैं अपने घरों के यकीनन अहम तरीन अफराद होंगे, जब ये दुनिया से चले गए हैं तो इसका मुझ और आपको ये जरूर इस पर सोचना चाहिए कि क्या इमरान खान को इनका कोई दर्द हुआ होगा, मरियम साहिबा को, या बिलावल साहब की जो पार्टी और इनके दरमियान जो तसादम हुआ है, क्या उन लोगों को कोई इसके कोई असरात हुए होंगे, कोई इनको तकलीफ हुई होगी? तो इसका जवाब बिल्कुल नफी में है, बिल्कुल ना में है। और इमरान खान साहब तो बहुत करीब तरीन लोगों के जनाजों तक में वो जाने की जहमत नहीं करते, और इवन जो जनाजे रखे भी हुए हों उनके लवाकिन को भी वो जो है वो ब्लैकमेलर्स कहते हैं, दहशतगर्द कह देते हैं। तो एक चीज हमें सोचनी चाहिए, इलेक्शन चाहे कहीं भी हो, आइंदा भी इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे वो डस्का के जिमनी इलेक्शन भी याद आ गई जिसमें एक नून लीग का नौजवान शहीद हुआ और उसमें उनके वालिद साहब मरियम साहिबा साथ खड़ी हैं। वो कहती हैं कि अब एक मेरा बेटा शहीद हुआ है और अगर दूसरा बेटा भी नवाज शरीफ पे कुर्बान करना पड़े तो मैं कुर्बान कर दूंगा। ये एक जहनी कैफियत है, जहनी पस्ती है, मैं इसको क्या कहूं, इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है। आज जो लोग वहां पे कोटली में शहीद हुए हैं उनकी अगर कोई माओ से पूछे, आज अगर पीटीआई ने 26 की जगह 126 सीटें भी जीत ली हैं तो इसका उस घराने पे क्या असर होगा, ये कौन से फूलों के हार उनको पहनाए जाएंगे, या किस तरह से जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं उन कोठरी के शोधा के वरसा को आइंदा की कोई जमानत दे सकेंगे कि नहीं, आपके बेटों ने हमारे लिए जाने दी हैं, हम आगे चल के हुकूमत में जब आते हैं तो आपको ये मराद देंगे। कोई इस चीज का ऐलान या कोई हमने इसकी नजीर नहीं देखी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान इस किस्म के 80s 90s में ये होता रहा है, कत्लो गारत गिरी होती रही है, दुश्मनियां होती रही हैं। लेकिन जब मिसाक करने पे आए, कभी कभी फिर वो बेनजीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब आपस में बहन भाई बन गए। जब मुखालफत पे आए तो फिर एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। जब फिर पास आए पीडीएम बन गई, मजारात पे चादरें चढ़ा रही है मरियम साहिबा। और फिर जब मुखालफत पे आए तो बिलावल साहब ने कह दिया कि आपकी रगों में और हमारी रगों में जो खून है उसमें फर्क है। तो ये देख लें जो सियासतदान है आपस में कितनी बार वो मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं, मुफाद के लिए एक भी हो जाते हैं, एक पेज पे हो जाते हैं, और जब मुफाद इनका अकेले रहने में हो, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में हो, तो ये फट से अलग हो जाते हैं। तो काश मुझ में और तमाम जो नाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं, हम में भी कोई ऐसी सूझबूझ आ जाए, हम में भी कोई ऐसी दानाई आ जाए, हम में भी कोई इस किस्म की, हालांकि ये जो एक बदसिफ्ती कहूंगा कि इसमें मुनाफकत होती है, सियासतदान जो बड़े बड़े आपस में मुआहदे करके फिर जाते हैं, तो काश सियासी मुनाफकत थोड़ी सी 0.005% हम जैसे आम लोगों में भी आ जाए और हम इन लोगों के लिए जान देना, तो क्या पसीना बहाना भी हम इस पर इसको फजूल करार दे दें। तो ये एक मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ कि कोटली में जो दो नौजवान शहीद हो गए हैं, इसका कोई पुरसान हाल नहीं होगा, सब खुशियां मना रहे हैं। और इस अफसोस के बाद फिर यकीनन मजबूरी है कि आगे जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। नाज़रीन, हुआ क्या, जो 25 जुलाई 2018 को यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में हुकूमत बनाई थी, लेकिन 25 जुलाई 2021 में जो आजाद कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, इसमें पीटीआई ने 26 सीटें जीत ली हैं, और इसमें लास्ट जो इलेक्शन थे उसमें उनकी 2 सीटें थी, और तकरीबन 30 के करीब तो नून लीग की सीटें थी, जो गिर के 6 तक आज उनकी तादाद है। और पीपल्स पार्टी ने इसमें इस इलेक्शन में जो कल हुए उसमें कुछ बेहतरी हुई उनमें, और 11 सीटें पीपल्स पार्टी की झोले में आई हैं। लेकिन अब यह है कि 45 में से अगर शायद 22 या 23 सीटें भी कोई जमात जीती तो उनके पास वाज़ेह अक्सरियत थी हुकूमत बनाने की। इस तरह पीटीआई ने 26 सीटें लेकर एक वाज़ेह उनके पास अब ऑप्शन है कि वो हुकूमत बनाएंगे। और ये भी लग रहा है, कल एक वजीर साहब कह रहे थे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके इससे पहले आजाद कश्मीर के, वो लगता है इल्हाक करें पीटीआई के साथ, तो वो भी एक अहम शख्सियत है आजाद कश्मीर की। अब नया जो मामला होगा वहां पर बैरिस्टर सुल्तान वजीर आजम जो पहले साबका भी रह चुके हैं, और यकीनन पीटीआई में वो कुछ साल पहले उसी वजह से दाखिल हुए थे कि एक जो उड़ती हुई पतंग थी पीटीआई की, उसको देखते हुए बैरिस्टर सुल्तान उसमें आए थे। लेकिन लास्ट जो इलेक्शन हुए उसमें वो भी हार गए थे और पीटीआई भी
लास्ट इलेक्शंस आजाद कश्मीर में कामयाब नहीं हो पाए थे। तो इस बार वो मीरपुर आजाद कश्मीर से बैरिस्टर सुल्तान भी जीते हैं, और तनवीर इलियास एक अहम नाम है जिसको मरियम साहिबा कहती रही है कि नई एटीएम मशीन जो है वो आजाद कश्मीर में इमरान खान साहब ने तलाश की है। और तनवीर इलियास ने खुद टीवी पे भी आके कहा है कि उनके जो असासे हैं वो अरबों में हैं। तो अब डिसाइडिंग टाइम होगा कि इमरान खान जो है वो बैरिस्टर सुल्तान को वजीर आजम बनाएंगे, तनवीर इलियास को बनाएंगे, या बुजदार टाइप उन 46 लोगों में कुछ उनको ऐसा और भी बंदा ऐसा मिल सकेगा कि ना वो एक मेरी अपनी चॉइस होगी, जो बुजदार उस्मान बुजदार की तरफ जैसे उन्होंने पंजाब में किए थे। धांधली के इल्जाम तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक जो बयान दिया है राजा फारूक हैदर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर थे या हैं अभी भी आईनी तौर पे, जब तक नए वजीर आजम हाथ नहीं उठाते, उनका ये कहना था, उन्होंने हार का जो जवाब पेश किया है, उन्होंने समझे कि पूरी एक कश्मीरी अवाम या कश्मीरी कौम के ऊपर एक ऐसा धब्बा लगाने की कोशिश की जिसकी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरी जो हैं वो एक गुलामाना सोच के मालिक हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में जो भी हुकूमत होती है गुलामी में आके वो उनको वोट दे देते हैं। तो राजा फारूक हैदर साहब ने बजाय कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करते अपनी परफॉर्मेंस 4-5 साल जो उन्होंने हुकूमत की, और अगर अवाम ने उनको मुसरत कर दिया है, तो ये या एक चले एक पहलू ये है कि जरूर इस्लामाबाद में जहां जिसकी हुकूमत होती है उसका उसको आजाद कश्मीर में फायदा होता है, लेकिन जो सोच को करार दिया है कि ये गुलामाना सोच है, ये सरासर ज्यादती है उन कश्मीरियों के साथ भी, आजाद कश्मीर के कश्मीरियों के साथ भी, और मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीरियों के साथ, कि जो अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं आजादी के लिए, और वो सोच जो बुलंद वो रखते हैं, शायद ही हमारे खित्ते में कोई और ऐसे रहने वाली कौम उस आजादी को, और जिसकी वो कीमत भी अदा कर रहे हैं, वो सोच रखते हो। तो ये गुलामाना सोच का कह के उन्होंने हद कर दी। बल्कि उससे ज्यादा एक हद गुजरांवाला में इस्माइल गुज्जर साहब जो नून लीगी के उम्मीदवार थे, उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भारत को सीधा सीधा पुकारने के हवाले से बात कह दी कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, मैं इंडिया इंडिया पुकारूंगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये लोग कितने ज्यादा गिर सकते हैं अगर आपको खुद की कामयाबी नजर नहीं आ रही, खुद की उसमें आपको विक्ट्री नजर नहीं आ रही, तो आप किस हद तक गिर जाएंगे ये हम सबके सामने है कि एक ने गुलामाना सोच कर कह दिया, और एक इस्माइल गुज्जर साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है और हम इंडिया को पुकारेंगे। तो ये इस किस्म की जो बातें थी ये एक हमारे कल के इलेक्शन में देखने को मिली हैं। अब पीटीआई जीत गई है, आगे चल के इस पर बात करेंगे, साथ साथ आपकी कॉल्स भी लेंगे, मुस्लिम भाई से भी उनकी राय लेंगे कि पीटीआई के जीतने के बाद अब इमरान खान का जो बयानिया था, 2 रेफरेंडम की बात हुई है, हालांकि उन पे इल्जाम लगाया गया कि ये गुलभूषण के वकील हैं, कश्मीर फरोश हैं, लेकिन क्या वजह है कि आजाद कश्मीर के लोगों ने उस तमाम इल्जामात को रद्द करते हुए पीटीआई को एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब किया है। और 5 अगस्त को जो एक जो दिन बनाया जाता है, उसमें बाकायदा इमरान खान नई कानून साज असम्बली जो आजाद कश्मीर में बनेगी उसमें खिताब करने जाएंगे, और बकौल हुकूमत के अब वो कश्मीर का मुकदमा जो है वो मजीद मजबूती से लड़ पाएंगे कि आजाद कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत होगी, और वफाक में तो है ही है। तो सही तर्जमानी हो पाएगी जो पहले शायद नून लीग की हुकूमत होने की वजह से नहीं हो पा रही थी। आगे मशीर अफगान सलामती हमदुल्ला मुहिब, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही गंदी जबान इस्तेमाल की थी, नवाज शरीफ साहब को क्या जरूरत थी कि वो उनसे मिलते, इस पर उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। और नवाज शरीफ साहब शायद अपने उस जो दर्द है या जो दुख है या जो तकलीफ है उसको अभी तक सहला नहीं पा रहे, उसको अभी तक हजम नहीं कर पा रहे। अभी तक कोई ना कोई ऐसा इशू जरूर छेड़ते हैं, किसी से जरूर मुखातिब होते हैं। एक तो सियासी तौर पे उनको नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को भी उनके कुछ इकदामात से, उनकी कुछ मुलाकातों से यकीनन वो नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। ये उनका एक मैं नहीं समझता, तो मैं थोड़ा एक मार्जिन देने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो एक एक बात जो है वो फूंक फूंक के वो कर रहे होंगे, एक एक जो अमल जो है
वो इस नोयत का कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत को वो शदीद नुकसान पहुंचा सके, लेकिन अब इसके जो असरात हैं उनको सियासी तौर पे पाकिस्तान में भुगतना पड़ रहे हैं। तो ये कुछ इब्तदाई मालूमात थी जो कल के हवाले से खबरें दी थी। मुसी भाई पहले आप फरमाइए, जो कल के इलेक्शन आपने देखे, जो नतीजा आया, उसके बाद जी, नाज़रीन पहले पहले 5 मिनट के बाद आपकी कॉल सुनेंगे जी। पहले वो राजा फारूक हैदर साहब का बयान रिपीट फरमा देंगे, उन्होंने क्या कश्मीरियों के लिए क्या फरमाया है। उन्होंने सर हाँ। हारने के बाद, हालांकि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा हम्म। जी बस कश्मीरी जो है वो है ही गुलामाना सोच है। पहले पता नहीं 200-250 साल जो है अंग्रेजों के हत्थे चढ़े रहे, फिर सिखों के हत्थे चढ़े रहे, अब जो है वो जो भी हुकूमत होती है इस्लामाबाद में उसकी गुलामी करते हैं। तो उन्होंने एक पूरे मेरे ख्याल में आजाद खास लोगों तबका है, को, हाँ मेरे ख्याल में ये खास तबका है जिसमें जो राजा साहब हैं वो खुद उनका शुमार होता है, और अगर उनकी अपनी गुलामाना सोच ना होती तो जिस तरह की वो हुकूमत कर रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि वो जो है वो पहले ही दिन बंदा रिजाइन कर दे। तो उन्होंने तर्जुमानी की है, मगर अपनी सोच की है, डाला उन्होंने मजबूरी तौर पर सारे कश्मीरियों पर है जिस पर उनको कोई हक नहीं पहुंचता। बहरहाल वो हार चुके हैं, उनकी झंझलाहट है, और एक उनको फुर्सत दिया जा सकता है। तो क्योंकि उनकी कारकर्दगी ऐसी थी तो अवाम ने जो है वो उनको मुंतखब नहीं किया है। बहरहाल हम सुएजन नहीं रखेंगे इलेक्शन के ऊपर कि हम ये कहना शुरू हो जाएंगे जी इलेक्शन में धांधली हुई, इलेक्शन जाली थे। ये भी आने वाला वक्त बताएगा कि अगर आपको 26 सीटें मिली हैं तो आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। कश्मीर की आजादी की बात सबने की है 70 सालों से, सब जो हुकूमत में आया है उसने कश्मीर का कार्ड खेला है। मगर अगर कश्मीर का मुकदमा कश्मीरियों की जबानों से सुना जाए तो कश्मीरी कहते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला है, ना उस पार की कश्मीरियों को फायदा हुआ, ना इस पार की कश्मीरियों को फायदा हुआ। दोनों तरफ जो है वो जंग चलती रही है। गोला उधर से फायर हो इधर कश्मीरी मरता है, गोला इधर से फायर हो तो उधर कश्मीरी मरता है। तो कश्मीरी नहीं चाहते कि इस बॉर्डर के ऊपर जंग हो, और राजा फारूक हैदर साहब को बहरहाल क्योंकि सोच समझ के बात करनी चाहिए थी पूरी मजमूई तौर पे। हाँ, अगर हम कश्मीरी कौम को ये कहें कि एका नहीं है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है, एक जगह पे जमा नहीं है, मुत्तफिकुल राय नहीं है, एक राय के अंदर तफरीक है, मुतफर्रिक है राय में, तो इसमें कोई जो है वो बात नहीं होगी, जिसमें ये तौहीन भी नहीं है। ये कहना कि जी गुलामाना सोच है, ये तौहीन है। हालांकि राजा साहब की अपनी जो कारकर्दगी थी वो गुलामाना सोच की अक्कास है। तो इसको उनको दुरुस्त करना चाहिए और कश्मीरी कौम से माफी मांगनी चाहिए, दोनों तरफ की कश्मीरियों से। बिल्कुल सही, लेकिन ये सोच जो है, और ये इलेक्शन हारने के बाद में लास्ट जो इलेक्शन हुए, बैरिस्टर सुल्तान साहब ने भी कह दिया था मीरपुर में कि जी लोग बिके हैं। तो इस किस्म की जो सोच है, बहुत अफसोस की बात होती है कि गुलामाना सोच कह दिया जाए या बिकाऊ माल कह दिया जाए उन लोगों को जी, कि जो बहुत ही मोहतरम है, एक आजादी की जिद्दोजहद में जो लगे हैं। मैं तो 70 साल से शहीद हो रहे हैं, सत्तर जी हाँ, साल से 7 लाख 8 लाख भारतीय अफवाज के आगे सीना सिपर है, आप उनको गुलाम कह रहे हैं। आप पहले अपने गिरेबान में झांकी दिया कि आप गुफ्तगू क्या बिल्कुल कर रहे हैं और किस ढंग से कर रहे हैं। बहरहाल कश्मीरियों का ये कश्मीरियों का हक बनता है कि वो इसकी पासपुर्स करें उनसे। जो ओवरसीज बिल्कुल कश्मीरी हैं वो भी जरा पूछें, और जो वहां पर बैठे हैं वो भी पूछें कि कौन गुलाम है भाई, किस तरह से बात जी की हाँ, जाती है, बात करने का ढंग होता है। तो ये अपना बिल्कुल जो आपके मुंह में आएगा जहन में आएगा बोल देंगे, मतलब किस तरह से गुलाम बिल्कुल का है इसको जरा साबित करें। लाखों सही बात। शहदा दिए हैं, दोनों दोनों तरफ शहीद फैमिलियां मौजूद है, दर बदर हुए हैं, आप गुलाम कह रहे हैं, मतलब सोच समझ के बात करनी चाहिए। अजीब बात है। हाँ, एक मुझे जगह पे कॉल नहीं है का, ये बात। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। जी हाँ, कॉल्स का आगाज करते हैं नाज़रीन। आज के पहले कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अलैहिस्सलाम मदद। जी, मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब। मौला मदद। हाँ, भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अलैहिस्सलाम मदद। फारूक मौला भाई अली अलैकुम अल्लाह मदद। ताला सलाम मौला मदद। दफा फरमाए। मुझे यकीन है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा तज्जिया करते हैं और मुझे 2 से 4 मिनट जरूर देंगे जी इंशाल्लाह। जी जरूर। पहले तो हम तज़ियत पेश करते हैं जो हमारे भाई कोटली में कत्ल हो गए। जी दूसरा, आप मेरे भाई भी हैं और बड़ा अच्छा रिश्ता है मेरा और आपका। बाकी पाकिस्तान की मुनाफिक मीडिया, मुनाफिक एंकर को छोड़ के मेरा आपसे गिला है। जी मैं आपकी सारी न्यूज सुन रहा था, जी लेकिन आपके सामने से क्या वो आज नीलम वाली वो दहशतगर्दी नहीं गुजरी?
नीलम जहाँ वाली? से मेरे जवान नीलम अभी भी जो जारी है, अच्छा, नीलम मुजफ्फराबाद, जी नीलम जी वादी जिसको बोलते जी जी, हैं, FC अलकार ने डायरेक्ट वादी में। मेरे जवान को शहीद कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो अब वो जो है ना सारा वो गड़बड़ जो मची है वहाँ, अवाम ने असला भी निकाल लिया। मैं बिल्कुल लाइव भी देख रहा था और मेरी बात भी होती है वहाँ दोस्तों से। एक बात तो इसका जिम्मेदार कौन है आप मुझे बताइएगा, कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये जो नारे बजते थे कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इसका जिम्मेदार कौन है? हमने तो कभी भी नहीं कहा, हमने तो सिर्फ ये कहा कि हमारी रियासत को छोड़ दिया जाए 84,471 मुरब्बा मील को। तो इमरान खान साहब से ये गुजारिश है, आप कौन सी तब्दीली लेके गए? अब लाशें गिरना शुरू हो गई हैं। मैंने आपसे एक प्रोग्राम में कहा था ना कि सरदार तनवीर और ब्रिस्टल का नाम शायद मैंने इसलिए नहीं लिया था कि वो लोटा है, कोई पता नहीं किधर कहाँ चला जाए। अब आ गया सरदार तनवीर, वो वजीर आजम होगा। एक बात, इतना मुनाफिक मीडिया पाकिस्तान का, मैं गिन के भी आपको बता सकता हूँ अपने हल्के, अपने शहर या जहाँ से मेरा रास्ता है जी। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 10 लाख वोटर है पूरे आजाद कश्मीर के अंदर, तो 2 लाख 3 लाख वोट तो पड़े ही नहीं है जो हमारी जमात के लोग हैं। तो ये इतनी बड़ी सीटें कहाँ से आ गई? छोटी छोटी वीडियो आ गई जो इनके अलकार जो वहां से रेंजर्स गए हुए थे वो बक्से उठा के कहाँ जा रहे थे। बड़ा अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि ये जो गंदी सियासत इन गैर रियासती तंजीमें लेके गई हैं वहां, तो आज वो लाशें गिर रही है। तो अगर थोड़ा सा वो मेरे वजीर आजम ने कह दिया ना, तो है कश्मीरी इसमें शामिल है, मुनाफिक भी हैं, गुलामाना सोच वाले हैं, गुलामाना सोच वाले हैं ना फारूक भाई, ठीक क्यों है। नहीं है? जो इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं वो क्या गुलामाना सोच नहीं है? जो दिल्ली की तरफ देखते हैं वो गुलामाना सोच नहीं है? आप मुझे बताइएगा, चाहे कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स पार्टी हो या आज का PTI हो, तो गुलामाना सोच तो कश्मीरियों में है। गुलाम तो नहीं सर, वो इलाक नहीं, देखें, एक तो होता है एक सियासी कुव्वत है, ये एक अपने जो फंड्स के हवाले से यकीनन उसी को, अब मैनचेस्टर वाले यकीनन लंदन वालों को देखते हैं कि फंड्स मिलेंगे। हालांकि टोरी पार्टी वो हुकूमत में है, मैनचेस्टर में 99% जो है वो काउंसलर जो है वो लेबर पार्टी के, लेकिन हम जरूर लंदन वालों को देखते हैं। तो ये तो जरूरी है, एक सियासी तौर पे हम देखते हैं। मतलब क्या, आप इलाक का मतलब क्या समझते हैं? लेकिन एक इलाक तो है कि वो पाकिस्तान के साथ जम होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? सर जो सोच है, जैसे सिंध वाले दाखिल हुए, जैसे पंजाब वाले चाहे, जैसे बलूचिस्तान वालों ने चाहा। अगर जिस तरह, बस जल्दी जल्दी बात खत्म जी करूंगा, जी जिस तरह खान साहब ने, न्याजी साहब ने कहा कि रेफरेंडम करवाऊंगा, जी जी, क्या वो इस ताकत के हायर हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 84,471 मुरब्बा मील के अंदर रेफरेंडम करा सकते हैं? वो आपको दावत दे रहे हैं ना भट्ट साहब, क्योंकि आप लोग वो पाकिस्तानी सफारत खानों के आगे मुजाहरे करते थे, उन्होंने कहा आओ पहले UNO वाला रेफरेंडम कराते हैं, और अगर फिर भी आप हमसे नाराज हैं, देखिए भट्ट साहब मेरी बात मुकम्मल होने दे। उन्होंने कहा है कि 2 रेफरेंडम होंगे, एक UNO वाला रेफरेंडम कराते हैं, इंडिया पाकिस्तान UNO मिलके, और अगर फिर भी इश्तियाक भट्ट हमसे नाराज हो तो हमारे खिलाफ वोट दें और फिर अलग मुल्क बना ले, उनकी ये तजवीज है। ओके, ठीक है, जी फारूक भाई, मेरा सवाल है आपसे भी और सारी पाकिस्तान की दुनिया से, एस्टैब्लिशमेंट से, ठीक है। आपके पास इतनी ताकत है कि आप हिंदुस्तान से हमें कश्मीर लेके दें, जवाब दें आप मुझे। सर वो ताकत तो UNO की करारदाद पे रेफरेंडम की बात कर रहे हैं ना सर। दे सकते हैं आप? सर वो तो बात का दूसरा मरला है ना, वो तो 70 साल में नहीं ले सके, अब तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। चलो ठीक है, जी दूसरा सवाल मेरा ये है, जी, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान का वजीर आजम क्या गिलगित बल्तिस्तान को रेफरेंडम करवा सकता है? बिल्कुल करवाएगा। अगर आजाद कश्मीर, वो कश्मीर का मामला UNO की करारदादों पे आएगा तो जो जो कश्मीर के इलाके हैं उस पर रेफरेंडम होगा। देखिएगा, उसके ये अल्फाज हैं कि हम हिंदुस्तान से लेके फिर रेफरेंडम करवाएंगे। क्या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में या फिर रेफरेंडम करवाएंगे? पहले आप हमारे साथ इलाज करें। नहीं हो सकता है, हाँ ये है कि हो सकता है वो नौबत ही ना आए। पहली अगर कश्मीरी UNO की जो पहला रेफरेंडम होगा उसमें वो इंडिया के हक में दे देते हैं तो पाकिस्तान का तो फिर वो पीछे रह जाएगा ना मामला। चलो ठीक, फारूक भाई आखिरी सवाल है मेरा जनाब कि आप मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये बता सकते हैं जी कि ये टेबल पे बैठ के
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फौज हमारी रियासत 84,471 मुरब्बा मील के अंदर से निकल सकती है? बताएं मुझे। बिल्कुल, जब यूएनओ कहेगा और इंडिया और पाकिस्तान निकल सकती है ना? क्यों तो नहीं निकल मैं सकती? आपको ये ऑन द प्रूफ बता सकता हूँ, जी रिटर्न दे सकता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान है कश्मीर से। ठीक है, आपने आपको ठीक पता है, मैं ठीक है, टीवी पे आपसे बात कर रहा हूँ ना, जी जी। आप उसी को मना के दिखाए चीफ ऑफ आर्मी साहब बाजवा साहब को। नहीं, अब वन साइडेड भट्ट साहब, अभी वन साइडेड तो नहीं होगा ना सर, ये तो दोनों तरफ से होगा ना इनखला जो है। होगा दोनों तरफ से। जी मैं मेरी बात गौर से सुनिएगा, जी होगा दोनों तरफ से, जी। लेकिन ये रिटर्न लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अपनी फौज निकालेगा। चले, ऐसे ही वही होगा ना जैसे पाकिस्तान पहले जश्न आजादी मनाता है 14 अगस्त को और 15 को इंडिया मनाता है, इतना ही फर्क होना चाहिए, ये नहीं कि। मैं यही कह रहा हूँ ना, जी मैं हाँ, यही कह रहा हूँ, बल्कि इतना भी ना होना चाहिए। ठीक मैं है, तो एक सेकंड का कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होगा। लेकिन भट्ट साहब, इसके हल के लिए जो तजावीज हैं, ये तो है कितना जो मुरब्बा मील आपने बताया, जो तजावीज जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है तनाजे की, उसमें ये जो पाकिस्तान की तजावीज हैं, पाकिस्तान के जो हालात हैं, और यकीनन जो कश्मीरी हैं, कल उन्होंने जोशो खरोश के साथ पाकिस्तान के जमात को या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे गए थे, आप ही के इलाकों में वो वोट दिए गए हैं। चलो फारूक भाई, जी ये बातें तो खत्म होने वाली नहीं है, जी लेकिन आपने भी देखा, सर मैंने भी देखा, बहुत सी सारी दुनिया ने देखा। जी ठीक है, जी। ठीक है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, आप यही कह रहे हैं। आज जो नीलम कोई वैली गुनाह तो नहीं है ना भट्ट साहब, अगर वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते, कोई गुनाह है? नहीं, कोई, मैं खुद कहता हूँ, तो वेलकम मैं सर, खुद कहता हूँ। वेलकम। लेकिन आज जो सुर्खी ऊपर आ रही है, जो देख रहे हैं, मैंने देखा, वो लफ्ज मैंने इस्तेमाल करना चाहता कि आज नीलम वैली के अंदर वो अपनी लाश ला के और इन आर्मी वालों के खिलाफ। सर वो तो कोयटा में भी ऐसे होता है, वो इलाकाई तौर पे तो पाकिस्तान, देखे साहिवाल में हुआ, लाहौर वाकया मॉडल टाउन हुआ, हम नहीं लाशें रखते सर। जब हम सर इसमें बात करते हैं। तो हम लगाइएगा, जब होटलों पे अंसार गए तो वहां से गरीबों का खाना खा के पैसे भी नहीं दिए, ये बदमाशी, ये सर ये बिल्कुल बहुत माइनर चीज है। कश्मीर इशू कहाँ और इलाकाई तौर पे ये होटल पे पैसे ना देने, फारूक भाई इसको माइनर ना समझिए। ये बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है सर। ऐसे हर फोर्स में ऐसा बंदा होता है भट्ट साहब। आप थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ी तब्दीली लाएं, जो पाकिस्तान या इंडिया के जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, आप उसके मुताबिक अपनी सियासत को ढालें। आप इस वक्त जो मौजूदा चैलेंज है उसमें थोड़ी से आप अपनी लीडरशिप को कहें कि अब जो इस वक्त जो सीन बदला है, इसमें अब हमें क्या करना चाहिए। आप बेशक अपना अलग नुक्ता नजर रखें, लेकिन अब थोड़ा सा आप उस मोड़ के बाद आप भी स्टेयरिंग को मोड़ें कि सामने सीन क्या है। मैं बार बार यही कहता हूँ, नुक्ता नजर तो यही है ना कि 3 ऑप्शन है। सही है, ऑप्शन है। बिस्मिल्लाह। अगर मेरे भाई कश्मीरी अगर हिंदुस्तान से इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इश्तियाक भट्ट खड़ा होगा। अगर पाकिस्तान के साथ इलाज करना चाहते हैं तो सबसे पहले इश्तियाक भट्ट होगा। लेकिन सब अफसोस होता है दोनों की तरफ से, भाई तुम कौन सा खुद मुख्तारी का नारा लगाते हो? भाई तुम कौन हो? तुम दहशतगर्द हो, तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो, तुम हिंदुस्तान के दुश्मन हो। ये अल्फाज आपने देखे हैं टीवियों के ऊपर या नहीं देखे? मुझे बताइएगा। किसको कह रहे थे? इनसे करोड़ दर्जे बेहतर है इन पाकिस्तान के सियासतदानों से, जो ये अपनी असेंबली में बैठ के गंदी गंदी गालियां एक दूसरे को निकालते थे, और आज जाके जो कश्मीर के अंदर कर दिया। चलिए इसमें बात करिए भट्ट साहब। अभी मौसी भाई आपको मौसी भाई समझाते हैं कि आइंदा आने वाला वक्त कश्मीरियों के लिए इंतहाई खतरनाक होगा, इंतहाई खतरनाक, और पता चल जाएगा कि कितना मुखलिफ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान आपके साथ। चले, बिल्कुल सही सर, हम कवरेज करेंगे, आप जहां भी मुजाहरे करेंगे हम आपके साथ होंगे, आप जैसे भी करेंगे। इश्तियाक भट्ट साहब थे। और एक पॉइंट देके मुसीब भाई, क्योंकि ये जो सोच है या हमारे जो ऐसे भाई थे कि जिनकी ये सोच है कि पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, अब जो इमरान खान ने जो वो दूसरे रेफरेंडम का जो ऑप्शन दिया, हालांकि उसको अमल तौर पे हम देखना वो बहुत जो कबलस क्यास है कि पहले यूएनओ का ही हो जाना, इस पे बड़ी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इससे ये जरूर हुआ है कि ये जो लोग भाग के पाकिस्तानी कोस्टगार्ड के सामने मुजाहरे करते थे कि हमारे साथ ये हो गया, अब उनके लिए ये ऑप्शन है कि भाई पहले अपने इंडिया को भी जो है थोड़ा सा आप उसमें माइल करें, क्योंकि बहुत से कश्मीरी जो रहनुमा है वो इंडियन मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दे रहे होते थे, तो उनको थोड़ा सा ये अपना वजन दिखाने में थोड़ा सा भी कोई दलील की जरूरत होगी कि भाई अब पाकिस्तान ने तो इतना खुला ऑप्शन दे दिया है। इमरान खान पे फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ ने गद्दारी के और कश्मीर बेचने के इल्जाम तक लगा दिए।
لیکن ایک معاملہ اگر ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کرنے کے لیے یہ تجویز اگر دی گئی ہے تو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے جس کو ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کوئی تنازع حل کرنا ہے. فرمائیے بھائی. دیکھیں اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو 370 ہندوستان نے لگایا اس کے لیے جو کشمیریوں سے میری ان لوگوں سے بات ہوئی جو اس کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں اور نسل در نسل جو ہے وہ کشمیر کے اندر سیاست کرتے چلے آ رہے ہیں، مذہبی بھی اور لسانی بھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ آزاد کشمیر سے لے کے گلگت تک فوراً آزادی کا اعلان کرے اور بھلے فوج اپنی رکھے مگر جو ہے وہ علاق کر لے فوج کے حساب سے تاکہ فوج کی پوزیشن جی. چینج نہ ہو، کہیں ہندوستان حملہ نہ کر دے. مگر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نہیں ہونا چاہیے، وزیر خارجہ آزاد کشمیر کا ہونا چاہیے. اس طرح سے پوری دنیا کو ہم بتا سکیں گے کہ پاکستان نے کشمیر آزاد کر دیا ہے، مکمل چھوڑ دیا ہے اور علاق کیا ہوا انہوں نے. اور ہندوستان جیسے ہی چھوڑتا ہے تو پاکستان فوج بھی وہاں سے وڈرا کر جائے گی تو اقوام متحدہ کی طرف سے ہندوستان میں پریشر آتا. اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس میں نہ میں پاکستان کو کچھ کہوں گا نہ جو ہے وہ کسی اور کو کہوں گا. بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک فضا بد اعتمادی کی ہے. پاکستان سوچتا ہے کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہندوستان اس کو بھی ٹیک اوور کر لے گا. ہندوستان سوچتا ہے کہ اگر ہم نے کشمیریوں کے حوالے کیا تو یہ جا کر پاکستان بن جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ اس کی سرحدیں پڑھ کر ہمارے اندر جو ہے وہ پہنچ جائیں گی. اور چائنا سے تو کوئی بول ہی نہیں رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھ رہی ہے. چائنا سے کوئی کیوں نہیں بولتا؟ چائنا نے بھی اتنا ہی بڑا رقبہ جو ہے وہ اس کے پاس ہے، وہ اس نے بھی قبضہ کیا ہوا ہے. بلکہ یہ جو گلگت کے آگے کا علاقہ ہے، بلتستان کے آگے کا کاشغر جو ہے، یہ سارا زنجیانگ جو ہے، یہ زنجیانگ کیا ہے؟ یہ زنجیانگ پورا بلتستان ہے. اس کو حکومت پاکستان نے ایک زمانے میں چائنا کو گفٹ کر دیا تھا. کس کو حق پہنچتا تھا؟ جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے آپ اس کو چائنا کو گفٹ کر دیں اور وہ وہاں پر جو ہے وہ آگے آ کر بیٹھ جائے اور وہاں پر چائنیز کو لاگو کر دے، سرکاری زبان چائنیز کر دے وہاں. تو یہ ایک اس کے اندر اس کے حل ہونے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بد اعتمادی ہے. اور چونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے اس وجہ سے اقوام متحدہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح سے ایکشن نہیں لے رہی جس طرح لینا چاہیے. اگر بڑی طاقتیں بیٹھیں جس طرح سے بات بات پر جو ہے وہ یو این او کی امن فورسز داخل ہو جاتی ہیں، یہاں کیوں داخل نہیں ہوتی؟ یہاں بڑے پیمانے پر داخل ہوں، ادھر سے ہندوستان کی فوج کو ہٹائیں، ادھر سے پاکستان سے کہیں ہاتھ پیچھے ہٹیں اور کشمیریوں کو آزاد کر دیں. مگر مشکل یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ مسلمان رہا ہے اکثریت میں، اس لیے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کشمیری اٹھا کر بلیم پاکستان پہ کریں، پاکستانی ان پہ کریں، وہ ہندوستان پہ کریں. معاملہ یہاں پر جو ہے وہ بد اعتمادی کا ہے کہ ہر ملک یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے نہیں چھوڑ دیا تو دوسرا دیکھ اس کو لیں قبضہ کر لے گا. تو بھائی، یہ دیکھیں جو افغان معاملہ انہوں نے 20 سالوں میں نیٹو افواج کتنے ممالک ہیں، امریکہ کتنی بڑی جی طاقت ہے، اگر ہمارے سامنے افغانستان کو انہوں نے صحیح معنوں میں سلجھا کے معاملہ گئے ہوں پھر تو ہم کشمیر معاملے میں بھی ان کی جو حکمت ہے اس کو انتظار کریں. ایگزیکٹلی. تو ان کی حکمت ہمارے سامنے ہے. جو افغانستان میں یہ لوگ جیسے راتوں رات نکلے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ تو کام کرنے والے نہیں اور بگاڑنے والے. کال لے کے پھر اس پر بات جاری رکھیں گے. السلام علیکم. جی شاہ صاحب بسم اللہ. جی الیکشن کا معاملہ دیکھا، میں اپنے ادھیک کی بات کر رہا ہوں. 24 کینڈیڈیٹ اچھا اصل میں ہمارے جتنے بھی حکمران رہے ہیں قدرتی طور پر فرعونیت کہا جاتی ہے. جی انہوں نے مر کے ڈوب کے کھایا بھی ہے اور اس کی وجہ سے جہاں تک ہو سکتا ہے سعودی عرب کو ملتا رہا ہے معاملہ راشن پانی. اور آپ دیکھ لیں کہ راجہ فاروق علیہ فرماتے ہیں کہ کشمیری زنام آنا ضروری کرتے ہیں. یہ وہ فاروق ہیں جو نوازی کو لینے لاہور ایئرپورٹ پر آ گئے تھے. میں سودائے کشمیر کرے تھے، آزاد کشمیر میں کسی بھی دنوں میں سودائے کشمیر کی، اور یہ وہاں بجائے کہنے کے نوازی صاحب کے قدموں میں پیسہ مل آئے. ہم کہتے ہیں کہ یہ غلامانہ شہریت جس قوم کے آپ جیسے دوسروں کے وہ غلام تو ہوتے آپ دیکھے ہوئے ہیں اسی زندگی. دوسرے دیکھیں آپ سے تجاوز کر جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگ بات کرنا میں سوچتے نہیں ہیں. یہ جو اسرائیل گجر صاحب ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں انڈیا کو آواز دوں گا، یہ چھوٹی سی بات ہے، معمولی بات ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ میں انڈیا کو دوں گا، اس سے خطرناک شکایت بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم اس حد تک جاتے ہیں کہ کشمیر میں جو الیکشن ہوئے
हुआ प्रभाव अच्छा भी हुआ, इसलिए कि वो वोट लेकर भूल जाते थे को। अब ऐसा नहीं होगा। अब हर हम पाना शमूलियत का मतलब समझ गया है। वो लोग जो आते हैं ये इस मामले में ठीक भी बात है। तो ये नहीं होगा कि वायदा किया इलेक्शन हुआ उसके बाद 5 साल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जो हुआ है कश्मीर में जितना भी मरियम साहिबा को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था। हद से ज्यादा अपने इस्तेमाल से ज्यादा बातें करते रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए था। ये 2-3-4 वाकयात ऐसे इकट्ठे हो गए हैं जो इमरान साहब ने कहा है कि हम रेफरेंडम करा देंगे, बिल्कुल सही है, ये हो जाना चाहिए था। तो ये पहले हो गया होता तो हालात यहाँ तक कितने खराब ना होते। बिल्कुल सही। कश्मीर एक इकाई है, गिलगित बल्तिस्तान का कोई सूबा नहीं बना, जैसा करा गया था सूबा भागा। तो इसमें ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें भी इंडिया के साथ कभी कदम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी इकाई को तोड़ना नहीं चाहते। हम पाकिस्तान तोड़े या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। उसमें जो रेफरेंडम में बात आती है, इतिहास है पाकिस्तान के साथ है, इसके बाद तो कोई बात नहीं। अगर रह सकते हैं तो पाकिस्तान रह सकते हैं। ठीक है सर। अल्लाह ताला वो दिन लाए कि हम पिछली हालात कर सकें। बहुत इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। सीनियर कश्मीरी मकसूद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ थे। यकीनन उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुकद्दम है और बहुत मुसी भाई एक जो इलेक्शन की वहां पर कैंपेन थी उस पर यकीनन हमने काफी इस पर बात भी की, मजम्मत भी की कि जिस तरह से कैंपेन वहां पे चलाई गई और जो गंद उछाला गया एक दूसरे पे और जिस तरह से इमरान ये बहुत खान अहम बात है। गंडापुर को साथ रखा और हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनके ऊपर पाबंदी थी, तो ये चीजें जरूर काबिल मजम्मत हैं कि जिस पर होना नहीं चाहिए और इसका थोड़ा सा अखलाकी थोड़ा सा मेयार जो है उसमें बजाय के हम बेहतर होने के और ज्यादा पस्त होते चले जा रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया भी है, असल में अब देखिए तो वहां जो भी एक चीज चिंगारी कहीं से उठती है तो वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। जी कश्मीर में आप जा रहे हैं, आजाद कश्मीर में, जिसको आप आजाद कहते हैं और यूएनओ के चार्टर के हिसाब से वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसीलिए ना कभी वो सूबा कंप्लीट बन सकता है, ना कभी वो पूरे इख्तियारात मिल सकते हैं, ना पाकिस्तान से लोग जाकर वहां जमीन खरीद सकते हैं। वो एक डिस्प्यूटेड है। सवाल ये पैदा होता है, आप वहां जाके अपनी इलेक्शन कैंपेन करते हैं, पाकिस्तान के मसाइल वहां डिस्कस क्यों करते हैं? क्या ताल्लुक है? क्यों आप इधर की चीजें आप उनको बताएं कि जी आपका कानूनी ये मामला है और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता अक़वाम मुत्तहिदा की इन शेखों के हिसाब से आपके ये हकूक हैं और जो पिछली हुकूमतें आई हैं उन्होंने कितने हकूक दिए हैं और कितने हकूक हम आपको देने वाले हैं, ये जाकर जो है वहां इलेक्शन कैंपेन करनी चाहिए। ना कि ये कि वहां जाकर पर्सनल हमले के इमरान खान के बच्चे कहाँ पल रहे हैं, वो कहेंगे जी फला का बाप जो है वो मुल्क से भाग गया पैसे लेके। तो इन तमाम चीजों को आजाद कश्मीर में लोगों को शुगल लगाने के लिए तो इंटरटेनमेंट तो मिल सकती है कि जाएं वो इन चीजों से लुत्फ अंदोज होके और बहस मुबाहिसा सरकारी करें, मगर जो ऑन ग्राउंड अगर किसी की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए अगर ये इलेक्शन किया जा रहा है तो इसमें तो कुछ बरामद नहीं हो रहा। इसमें तो जाके सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो है जाके कश्मीर को फतह करने की जंग लड़ रही है। तो ये आप इसको क्या फतह करेंगे जो पहले ही आपके हाथों पे जो है वो एक उनका सारा दारो मदार है। तो बात ये होनी चाहिए थी कि वहां जाकर उनको पैकेज देते और उसके बाद उनके सामने फैसला रखते कि भाई अगर आपने हमें सेलेक्ट किया तो हमारा मंशूर ये है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मंशूर ये है। वहां अगर मंशूर इनके पास होता तो ये ऐसी गुफ्तगू ना होती कि किसके बच्चे कहाँ पल रहे हैं। ये सब जब होता है सियासी पॉइंट स्टोरिंग करना और ये सारी तोहमतें लगाना, जब आपका हो कुछ नहीं, आपका जो है वो बर्तन खाली हो, तो फिर आप करते उसको बजाते हैं ताकि आवाज ही अच्छी आ जाए। मसला ये है। जी तो ऐसे ही वो जब मदारी लगाते हैं ना, जैसे कि करतब दिखाने के लिए आपके पास मंशूर की आपने बात की, तो पाकिस्तान में इन्होंने पूरा किया होता तो वो उधर जाके दिखाते। तो वही था, गालम गलोच ही था, जिसने ज्यादा बढ़ के मारी है उसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी वेलकम मैम।
بہت دکھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں. جب اپنی حکومت ہوتی ہے تو خوب پیسہ بنایا جاتا ہے, اس قدر پیسہ بنایا جاتا ہے, ملک کے خزانے خالی کیے جاتے ہیں, سارا کچھ قانون کے کو اپنے ہاتھ میں لے لو, قانون کو تباہ کر دو, قانونی اداروں کو تباہ کر دو, جو کوئی بھی ہو اس کو بس مطلب کہ جنگل کا قانون بنا دو, انسانیت نام کی کوئی چیز نہ ہو, انسانی ادارے نہ ہو, عوام کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو, سارے ادارے جو ہیں وہ ہمارے تابع ہو جائیں, ہمارے غلام بن جائیں, قانون کی کوئی پابندی نہ ہو, بس پوری قوم اور ملک جو ہے وہ ہمارا غلام بن جائے. اور 5 سال تک پیسہ بنایا جاتا ہے, خزانے خالی کیے جاتے ہیں, اور پھر الیکشن کے اوپر لٹا کے پھر وہی لوگ جیت کے تو وہی آ جاتے ہیں, کروڑوں کے جا کے الیکشن بائے کرتے ہیں. اور جو دوسری طاقتیں وہ بھی ان ایسے بگوڑوں کو استعمال کرتی ہیں. اب عمران خان جب سے آیا ہے مجھے بتائیں کہ کون سا وعدہ اس نے پورا کیا اس شخص نے. مہنگائی کا اس نے کہا تھا, قرضوں کا کہا تھا, بے روزگاری کا خاتمے کا کہا تھا, کون سی ریولوشن اس نے لائی ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دینا. پھر 2 سال سے ایوان جو پیپلز پارٹی میں ان کو گالیاں نکالتی ہوتی تھی, اب وہ ان کی پارٹی میں آ کر دوسری پارٹیوں کو گالی نکالتی ہیں. فواد چودھری جو ہے پہلے پیپل پارٹی میں بیٹھ کے آپ کو یاد ہوگا وہ کیا کیا بالکل سنگین عمران خان پہ باتیں کرتے تھے. جی ہاں, آج وہ عمران خان کا چمچہ بنا ہوا ہے. تو عمران خان بھی اتنا صاف اور شفاف انسان ہے کہ آگے پیچھے اس کے سارا جو گلدستہ سجا ہوا ہے وہ تبدیلی لائے گا. بالکل یہ شخص اتنا ہی, وہ آپ کے ایک مہمان نے بھی کہا تھا کہ اتنی ایمانداری کے ساتھ اپنی کرسی کو اور اپنی پارٹی کو کی حفاظت کر رہا ہے, بڑی ایمانداری کے ساتھ. اور ملک سے سب غداریاں, سب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ملک کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس شخص نے ایمانداری کا لبادہ اوڑھ کر مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگا کر جو پاکستان کے ساتھ جو اتنی بڑی بے ایمانی اور اتنی بڑی بددیانتی یہ شخص کر رہا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دجال کے آنے سے پہلے 70 دجال آئیں گے, شاید ان میں سے ایک قسم یہ ہو. صحیح. چلیں, بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. اچھا, ایک موسی بھائی, جیسے عمران خان کے اوپر تو ہم ظاہر ہے جو حکومت میں ہیں تنقید بھی اسی پہ ہوتی ہے, اور جیسے انہوں نے بتایا جو اعلانات آج سے 3 سال پہلے یہ کر چکے ہیں پاکستانیوں کے لیے, تو اگر اس پہ بھی کچھ انہوں نے کیا ہوتا تو پھر آج آزاد کشمیر میں جب وہ نئے وعدے کر کے آئے ہیں تو ہم امید رکھیں اور اللہ کرے کہ وہ پورے کم از کم کر سکے. لیکن ایک بات جو ہے, جو تھوڑا سا مارجن جو ہے وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو دیتی ہے, کیونکہ جو گراؤنڈ میں فرض کیا آپ ایک بازار میں جاتے ہیں, ہر دکان پہ گلی سڑی چیزیں ہیں, ہر دکان پہ 2 نمبر چیزیں ہیں, لیکن آپ نے پیٹ تو بھرنا ہے, آپ نے اس دکان پہ جانا ہے کہ جس پہ بہت چلے گلی سڑی تو ہو لیکن اس میں تھوڑی سی بہتر ہو, تو کم گلی ہوئی ہو. تو عمران خان کا یہ ہے, اس کو ایڈوانٹیج یہ مل رہا ہے کہ اس وقت جو ان کے مد مقابل جو جماعتیں ہیں, اب مریم صاحبہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دختر کشمیر کہہ رہی تھی, اب ان کا سارا جو خاندان ہے وہ باہر ہے, یا میاں صاحب دیکھیں ان کی ملاقاتیں کن کے ساتھ ہو رہی ہیں, کس ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں, بلاول صاحب جو ہیں ان کا کیا ایک بیک گراؤنڈ تو ہے ہی ہے, چلے سیاسی ہے, لیکن ذاتی طور پہ انہوں نے کیا ایک سٹرگل کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کم گلا سڑا جو ایک نظام اس وقت جو پی ٹی آئی کے وہ ہے, حالانکہ 3 سال میں وہ بھی پوری کوشش کرے کہ ہم ان سے بڑھ کے اپنے آپ کو بدتر دکھائیں, لیکن فی الحال جو ہے مارجن اس وجہ سے وہ آگے جا رہے. عمران خان یہ نہیں کہ وہ ایک یہاں کی سیاست کریں گے, وہ ادھر گند پھیلا رہے ہیں, لیکن اتنا فی الحال نہیں پھیلایا کہ جتنا وہ 30 سال سے پھیلا چکے ہیں. کشمیریوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا کہ کشمیریوں کے مسائل کشمیریوں کی اپنی جماعت حل کرا سکتی ہے؟ وہاں پر پی ٹی آئی کو ووٹ دینا, پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا, یا مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا, جلسے کریں, جائیں جلسے کریں, کوئی بات نہیں. پاکستان
से इलाक हुए हैं, वहां पर आप जाएं, वहां पर करें आप जलसे। आपको कौन रोक रहा है कश्मीर जाने में? हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि कश्मीर में आपको जलसे ही ना करने दें, आप करें जलसे। कुर्सियां भी भरनी चाहिए, आपका खैर मकदम भी होना चाहिए, कोई बात नहीं, प्यार मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। मगर कश्मीरियों को समझना चाहिए कि वो मसीहा, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, इन तमाम चीजों को और भी मजीद जमातें इनको क्यों अपना मसीहा समझ रहे हैं। जो पाकिस्तान का आप पूरा हशर देख लें, आप जहां एडवांटेज की बात कर रहे हैं फारूक भाई, तो जब जिसकी वफाक में हुकूमत है वो 4 सूबों में कुछ ना कर सका तो कश्मीर में क्या करेगा? तो ये मेरे और आपके सोचने की बात नहीं, कश्मीरियों के सोचने की बात है। वो जाके उनको वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? अच्छा, मैं खाली पीटीआई की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी को वोट क्यों दे रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों दे रहे हैं? इनसे पहले ये पूछते हैं कि आप कश्मीर में उठा के आ गए, पाकिस्तान में आपने क्या दिया? आपने, जो पाकिस्तान में हाय हाय हो रही है, लोग लोग बगैर मेडिसिन के मर रहे हैं, लोग 2 वक्त की रोटी इनके पास नहीं है, खुदकुशियां कर रहे हैं, अच्छी अच्छी जगहों से डिग्री होल्डर्स जो है वो रेडियां लगा के घूम रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है। पाकिस्तान में कुछ किया नहीं, हमें आपको आकर जो है वो आप लारे लप्पे देने आ गए। ये कश्मीरियों को पूछने की बात है। अगर कश्मीरी उठकर और 26 सीटों के ऊपर वोट देते हैं या जलसों में आते हैं, बंगले डालते हैं, तो फिर कश्मीरी इसको पे करेंगे, इसको जो है वो कराची वाले, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले पे नहीं करेंगे, ये कश्मीरी पे करेंगे। जब वो इनके, वो क्यों सवाल नहीं करते आखिर कि भाई आप वहां डिलीवर क्या कर कर आए जो आप यहाँ डिलीवर करेंगे? तो मैं इस पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इख्तिलाफ करूंगा कि इन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर नहीं किया। मुझे कोई उम्मीद नहीं कि पीटीआई कश्मीर में कुछ डिलीवर करेगी। ये सिर्फ सियासी हो, खाली पीटीआई नहीं, पीपल्स पार्टी हो या नून हो, इन्होंने पाकिस्तान का हशर के उसको जो है वो एक तोड़ा बोरा कर दिया। जितने खूबसूरत शहर थे हमारे 60s के अंदर, आज उसको जाना चाहिए था कहीं और। आज वो हमारी सखावत जाके मोंजोदाड़ों से मिल गई, बेड़ा गर्क हो गया, पीने को पानी साफ नहीं। ये वहां जाके कश्मीर में क्या करेंगे? वहां भी बर्बादी करेंगे। सही बात है। और ये चीजें इन इलेक्शन में आई हैं सामने। और इससे पहले अगर 15-20 साल पहले अगर आजाद कश्मीर की सियासत पे हम नजर दौड़ाएं तो ऐसा नहीं था। इतनी ज्यादा ये जमातें नहीं थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह इनका होल्ड काफी ज्यादा होता था। जो रवायती जो सियासतदान पुराने चले आ रहे थे उनका अच्छा खासा होल्ड था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जो इन्फ्लुएंस है वो पहले जैसे वो टिकट्स जो थे या वो जो एक थोड़ी जिसे कहते हैं सियासी तौर पे जो एक धड़ा भारी होता था उस तरफ उन लोगों का जब जाना जिसका आगाज हुआ, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो पार्टियां हैं वो ज्यादा आगे इन हो गई हैं। और एक चीज और कही जा रही है कि वो इस्लामाबाद में जो होता है, तो इस चीज को खत्म करने के लिए भी एक तजवीज आई है कि अब ऐसा होना चाहिए कि आजाद कश्मीर में भी इलेक्शन उसी तारीख को हो कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हो, ताकि वोटर के लिए ये ना हो कि आगे इस्लामाबाद में कौन बैठ रहा है या कौन बैठेगा। ये चीज हो कि वो अपना आजादाना तौर पे एक रायदेही का इस्तेमाल कर सके। लेकिन उनके अपने नुमाइंदे हो ना जो इस्लामाबाद आए और आकर अपने हुकूक की बात करें। अब कश्मीरी वोट देने के लिए तो कश्मीरी इस्तेमाल हो रहा है, जब उनके हुकूक की बात करनी है तो वो मालूम ही नहीं होता नुमाइंदा हमारा गया कहाँ और इस्लामाबाद जाके उसने हमारे लिए बात क्या की। या हमारे ऊपर गोले पड़ रहे हैं, इंडिया से रोज हमारे पर शेलिंग हो रही है, हम किसके दरवाजे पर जाके दुआई दें, कौन किसके फरियाद करें, क्योंकि आपका नुमाइंदा आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा कहीं। तो जिस तरह की ये असेंबली है, वो जैसा भी वो चूचू का मुरब्बा बनाया है, वो उसके अंदर आपके अपने नुमाइंदे हो, कुछ तो बात करेंगे ना भाई। आप वहां पर जो है वो दूसरी पार्टी का जो टिकट लेकर बैठा है वो आपके लिए जबान नहीं खोलेगा, वो बात ही नहीं करेगा, वो अपने पार्टी का मंशूर देखेगा। उसको पता है आइंदा मुझे फिर टिकट मिलेगा नहीं और मेरी सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे और मैं यहाँ से अपनी सीट से हाथ धो बैठूंगा, वो तो कभी बात नहीं करेगा। तो कश्मीरियों को 70 साल में कम से कम इतना समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हुकूक लिए जाते हैं, किस तरह से नुमाइंदे आगे भेजे जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म क्या होने चाहिए, वो तरीक़ेकार क्या है। वही पुराने शिकारी और वो नया जाल, वो हमेशा ही होता रहेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यकीनन आइडियल सिचुएशन तो यही है कि वहाँ के लोग जो हैं मकामी तौर पे उनका एक इंडिपेंडेंटली एक सियासी निज़ाम होता। लेकिन शायद वहाँ पे उस किस्म के मसाइल हैं ही नहीं कि आज़ादी भी मिल गई हुई है या उस किस्म के मामलात नहीं है कि जो मकबूजा इंडियन कश्मीर में हैं। तो इस वजह से चंद जो वहाँ पे अहम तरीन जो घराने हैं, जो बरादरियां हैं, यकीनन हमारी एक ये सोच जरूर है कि हम झंडे वाली गाड़ी, इक़्तिदार और थोड़ा सा ये नशा जो है वो हमारी वैसे ही एक मुसलमानों में है कि हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम दूसरों से ऊपर नजर आए, अपने आप को रखना चाहते हैं। तो इस वजह से फिर वो
जैसे ना छोटी मछली को हर बड़ी मछली खाती है, तो वो हर कोई जो है वो इस सफर में रवां होता है और फिर वो उसी में धंसता चला जाता है। अपने जो उनके असल मसाइल है उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। वो फोकस करते हैं कि चले इतने करोड़ अगर लगाऊंगा झंडे वाली गाड़ी हो जाएगी और मैं वजीर मशीर वजीर आजम कहलवाऊंगा, तो बस यही मेरी महराज है। उनकी महराज ही यही है, वो और उनके मसाइल या कौन सी वो खयानत है सारा ना ये, यही बात खयानत है, है ना यही कौन बात सी ये। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैरिस से नवाज बात अर्ज कर रहा है फरूक भाई। जी मेहरबानी भट्ट साहब, शुक्रिया। आपकी और शुरकाए महफिल बिलखसूस हमारे आगा साहब हैं माशाल्लाह, शुक्रिया। सब बसारत भी हैं सलाम। और उर्दू स्पीकिंग है, जहाँ से आप पंजाबी हैं, सभी पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, जाहिर है। और बहुत प्यारी बात है इनकी। तो इनकी खिदमत सलाम अकीदत, नाज़रीन मोहतरम की खिदमत में भी सलामत तस्लीमात, शुक्रिया। तस्लीमात। तो आजाद कश्मीर के इंतखाबात के तनाजर में चंद कलामात की जिसारत करता हूँ, अगर आप कम इजाजत दें तो। जी जी जरूर जरूर सर। बात यूं है फरूक भाई और आगा भाई कि माजी की दो बड़ी सियासी पार्टियों और मौजूदा पर सदर इक़्तिदार पार्टी तहरीक इंसाफ के दरमियान मुकाबला हुआ, डट का मुकाबला हुआ। ठीक है। चुनांचे पीटीआई वाज़े अक्सरियत से जीत चुकी है। इस इंतखाबात में एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात और चंद हंगामों के वाकयात भी रनमा हुए। माजी की दो बड़ी सियासी पार्टियों ने भी बड़े हाथ पांव मारे। वाज़ेह रहे कि इन दोनों बड़ी पार्टियों के लीडरान ने आजाद कश्मीर की तरक्की के लिए जरा पर भी काम नहीं किया। एक से दराज से पोल टूटे हुए हैं। बता रहे हमारे भाई, बताते हैं वहां से जो वही जो मसला मसाइल है ना, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किन्होंने, दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी और नवाज ग्रुप ने। तो उन्होंने जो फंड गवर्नमेंट ने दिए थे, वफाक ने, इसकी फलाह बहबूद पर खर्च नहीं हुए, बल्कि इन पार्टियों के इंतजामिया ने अरबों के हिसाब से हड़प किए हैं। आजाद कश्मीर के गयूर अवाम ने अपना फैसला दुरुस्त दे दिया है। मुझे इस बात की हैरानगी होती है, जैसे आपने फरमाया है या आगा साहब ने फरमाया है कि कश्मीरी अवाम जो है वो कश्मीरी इलाके में अपना मसाइल खुद हल करें, खुद नुमाइंदे हों। ये पाकिस्तान तो किधर से आ गया, लेकिन ठीक है, हमारा हिस्सा है वो, कोई बासी बात नहीं। कश्मीरी जो है ना वो कश्मीरी फैसला करें अपने, जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े बड़े जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी वहाँ पे ग्रुप हैं कश्मीरियों के, वो खुद मसाइल हल करें, उनके नुमाइंदे। इन्होंने क्या हमारी मदद करनी है? ये तो अपने पाकिस्तान की हालत दुरुस्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या मदद दुरुस्त हल करनी है आगे? जरा भर भी इंतखाबात में दांतरी वैसे नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं। बेशक ये वहाँ आए पाकिस्तान के, हमारे प्यारे पाकिस्तान के लोग आए हैं, लेकिन फौज के कंट्रोल में इलेक्शन हुए हैं, जरा भर भी 1% भी दांतरी नहीं हुई है। शायद हो रही हो, लेकिन आजाद कश्मीर के लोगों को मौका दें, उनके नुमाइंदे मुंतखब करें, उनका इंतखाब करें, फिर मसले हल हो, मसाइल जो बताएगा हाथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी। यकीनन जो मुंतखब हुए हैं वो है तो आजाद कश्मीर के ही शहरी हैं, लेकिन मामला ये है ना कि वो उनके रहनुमा आगे इमरान खान है, उनके रहनुमा आगे मरियम साहिबा हैं, उनके रहनुमा आगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। मेन चीज ये है, तो अब उनकी नाराजगी को तो वो लोग मोल नहीं ले सकेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वबरकातुहू। फारूक भाई, अभी अभी मैंने आपको ज्वाइन किया है, कश्मीर के हवाले से बात हो रही है जी शाह साहब। मैं भी बात करना चाहता हूँ। जी शाह साहब, पहले तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत यार मुबारक जी भाई, आपको भी मुबारक हो। आप लोग हम लोगों को सुनते हैं, आपने हमारी बात को सुना। जी जी। लोगों ने भी, कश्मीर के लोगों ने भी मेरी बात को सुना। जी हाँ। हम आज की बात करते हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। सही है फारूक भाई, मैं आज आप मुस्कुराए, दोनों भाई मुस्कुराए और मैं भी मुस्कुराता हूँ। बिल्कुल जी, आपके जी जी, मैं आपको देख सकता हूँ। अल्लाह दोनों भाइयों को सलामत रखे, आपके चैनल की दिन चुगनी और रात चुगनी करे। फारूक भाई, पाकिस्तानी कौम पाक आर्मी कश्मीरियों के साथ खड़ी है जी, और कश्मीरी भी उन्होंने रेफरेंडम कर दिया है। इमरान ने कहा था कि रेफरेंडम करेंगे, रेफरेंडम कराएंगे, उन्होंने कल रेफरेंडम किया है। ठीक है। मैं सच्ची बात दिल से
ये बातें कह रहा हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ, माफ कीजिएगा। सही है। अफसोस इस चीज का है कि हमारे सियासतदान, खासकर मेरे दोस्त भी हैं, अगर वो महसूस करें तो ये उनकी मर्जी है, राय आमा की राय की जरूरत है। मीरपुर में इतनी दौलत है, चकवारी और दरियाल से मेरा तल्लक है, और मीरपुर से हमारे पास एक बर्न यूनिट नहीं है। हमारा आदमी अगर दरियाल रखा या मीरपुर में जल जाए, उसको खारियां लेकर जाते हैं। चले वो तो पास गया शाह साहब, अभी आपको उम्मीद है क्योंकि वहां पर अब अस्पताल बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, क्योंकि लेकिन एज ए पाकिस्तानी हमारा तजर्बा सुन लेना, इसी हुकूमत से जो पड़ा हुआ है, हमारा तजर्बा ये है कि फिलहाल खान साहब ने कोई वादा पूरा नहीं किया। तो आपको उम्मीद है एज ए कश्मीरी कि नहीं, कल जो हुकूमत उनकी या जो अक्सियत मिली है, अब खान साहब हमसे जो वादे किए गए हैं, एक तो वकालत भी करेंगे और अब तो डिलीवरेंस का भी होगा, जो भी वजीर आजम बनाएंगे मेरिट पे बनाएंगे, और जो वुजरा होंगे वो वाकई कश्मीरियों के काम आएंगे। तो आपको उम्मीद है? हमें तो 3 सालों में कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, या बहुत कम नजर आ रहा है। आप क्या फरमाएंगे सर, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इसमें? आप एक मिनट के लिए आज मुझे इजाजत देना। जी जी, आप पुरानी बातें छोड़ दें कि क्या नहीं था, अब ये बताएं कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह सबसे पहली बात यह है कि जब आप रेजिंग हुई, अमला डैम बना, जी। अमला डैम को छोड़ दो, आप रेजिंग हुई, कश्मीर के लोगों ने प्यारे पाकिस्तान के लिए आइंदा भी करते रहेंगे, बहुत कुर्बानियां दी हैं, भाई बाप की कब्रों को भी पानी की नजर किया। मैं बात को मुख्तार करता हूँ, जी जी जी, चांस किया, आप रेजिंग हुई, बहुत बड़ी बात। मुशर्रफ साहब ने आजाद कश्मीर के, चकवारी के, दरियाल के, मीरपुर के लोगों को पत्थरों के भी पैसे दिए, पत्थरों के पैसे दिए। जिस जमीन की कीमत 500 रुपया कनाल थी, या सपोज का 5,000 रुपया कनाल, उन्होंने 25, 30 और 40,000 रुपया कनाल दी। कितना पैसा दिया जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसी तरह जलजले के दौरान इतना पैसा मुजफ्फराबाद में गया, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन लोगों ने भी कश्मीर की पॉलिटिशियन बातें करते हैं। मैं मादत के साथ राजा साहब से मादत चाहता हूँ, बुजुर्ग हैं, हमारे वजीर आजम रह चुके हैं, भाई मुजफ्फराबाद के लोगों ने कश्मीरियों के कंबल भी छुपाए। मुशर्रफ साहब ने कहा था इनको उल्टा लटका दो, ये डाकू हैं, इनको उल्टा लटकाओ जो गरीबों की, मजलूमों की चीजों को छुपाते हैं। इस पर मैं फारूक भाई, मूसी भाई कभी इस पर प्रोग्राम करें। अब चीज के लोगों का, अब इमरान की बारी है, मैं कश्मीरियों की नुमाइंदगी करूंगा, आप देखेंगे, आप सुनेंगे। मीर पर में 1 प्लाट 10 बार प्रोखत होता है। क्या वो मीर पर के अदारे MDA, जिसमें एक बशर नाम का आदमी बैठा हुआ है, दिन दिहाड़े लोगों को लूटता है, 1 प्लाट 10 बार में प्रोखत होता है। क्या वो जायज वकील है? क्या वो जायज मिनिस्टर है मीर पर में बैठे हुए जो अब? ठीक है, यानी ये सब खत्म हो जाएगा वहां पे, इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा सब, अब तो इंसाफ आ गया ना वहां पे, तो ये सारी बुराइयां खत्म होती हुई देख रहे हैं आप आइंदा चंद मदीना 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 बन जाएगा, मदीना बन जाएगा। एयरपोर्ट किया था आज से 5 साल पहले। और इमरान साहब से मुतालबा करते हैं कि जब आप वक्त खानम हॉस्पिटल के लिए मीरपुर में आए, हमारी माओ बहनों ने फाइनेंशियली, हमारी माओ बहनों ने ट्रस्ट को जेवर और दौलत से भर दिया। जो कराची में शौकत खाना बना, उसको मीरपुर में बनना चाहिए था। किस किया? हमारे नखट्टू बेकार नाइल सियासतदानों की। अगर ये पाकिस्तान से मांगते तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मुशर्रफ साहब जैसा आदमी, अयूब जैसा आदमी, ये लोग इनको ना देते। इवन कोई भी हुकूमत हो, इनका काम है। आप इमरान से मांगे, डिमांड करें जिन चीजों की जरूरत है। हॉस्पिटल है, वाटर प्लांट है, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड का, जैसे कि शौकत खानम है, जो कराची में शौकत खानम बना, उसको मीरपुर में बनना चाहिए था। ठीक है सर, वो हो गया, आपकी बात हो गई इस पे। तो सही है शाह साहब, बहुत मेहरबानी, आपकी कॉल का शुक्रिया। और अब देखते हैं, अब तो इंतजार करेंगे कि क्या क्या वादे खान साहब ने किए। अब तो वो डिलीवरेंस का टाइम आ गया, अब तो वो टीम चुनने का जो 3 साल पहले जो उनको तजर्बा हासिल हुआ और कई वजीर खजाना बदले हैं, तो अब यहाँ पर तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में हुकूमत करने का। जो गलतियां यहाँ पे कर चुके हैं वहां पे आजाद कश्मीर में उम्मीद है कि नहीं दोहराएंगे। और अब ये भी अब खतरे की बात होगी कि ये ना हो कि खुदा ना करे कि वहां लोग जीरो से शुरू करें, क्योंकि वो जो पहले से खा चुके हैं शायद वो थोड़ा सा हथौड़ा रखते। लेकिन जिसे अब उसे भाई सीन याद आ गया जब वो वहां पर हमारी दावतों पे रोटी खुलती है ना, जो दावत पे आपने देखा कि एक बंदा आके बारात बैठी है वलीमे पे, तो वो आके कहता है आओ जी रोटी खा लो,
और उस वक्त जो एक हाँ, हजूम लपकता है, तो ये ना हो कि ये कुछ लोग पीटीआई बहुत हुकूमत अब वो बाहर लपके, तो ये खतरा है हमें। अब देखिए, हम तो देखने वाले हैं, हम अरे मीडिया हम देख देखिए ही सकता है, देखिए उससे बात कर देखिए, सकते सबसे पहले हैं। जी अभी आपने इनका नैरेटिव सुना, इससे पहले आपने शाह भट्ट का नैरेटिव सुना। आप देखिए इसमें जी हाँ, 190 डिग्री का फर्क है। तो मैं जो शुरू में बात बिल्कुल कह रहा सही। था ना कि हम्म। कश्मीरियों की राय में फर्क है, कश्मीरियों की राय के अंदर फर्क है। अगर कश्मीरी सही। एक राय हो जाए, एक जगह पर अपने मसलों को हल कर ले, तो पाकिस्तान जी में भी हुकूक मिलेंगे, हिंदुस्तान में भी मिलेंगे। सिर्फ कश्मीरी चूंकि एक पेज के ऊपर नहीं है, इसलिए हर जगह की इंतजामिया उनको डिवाइड एंड रूल करके और अपना मतलब निकाल लेती है। तो पहले कश्मीरी अपने हम्म। मामले सॉर्ट आउट करें, उसके बाद हिंदुस्तान पे उंगली उठाएं, उसके बाद पाकिस्तान पे उंगली उठाएं। पहले एक पेज पर खुद आ जाएं। ये इस्लाह के हिसाब से कह रहा हूं, कोई तंज नहीं कर रहा। मैं एक इस्लाही पहलू रखते हुए सामने कह रहा हूं कि अभी इसी प्रोग्राम में लीडरशिप चाहिए। आधे घंटे के अंदर इसी जी हाँ, इसी जी हाँ। आधे घंटे के अंदर इसी प्रोग्राम में दो मुख्तलिफ किस्म की बातें, एक शुमाल एक जुनूब। हम्म। अब आप बताएं किसकी बात को आप सामने रखेंगे और किस पे काम होना चाहिए। सही। सही है। मैं और सवाल करता हूँ। हाँ, लेकिन वही ना, एक होता है कि सानवी किस्म के आपके जो इख्तलाफात हैं, वो तो हर वो घर में होता है, वो तो हर घर में वो होता है। अलग कर छड़े। जी हाँ। और बाद में जो एक मेन चीज है या मेन कॉज है, उसमें यकजुबान होना चाहिए। मैं कॉल ले लूं एग्जैक्टली। इस पे, यकीनन ये तो पूरी कौमी एक मसला है। एक पेज पे तो हम सिंध से लेके पेशावर तक भी कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब, खुश आमदेद। बात ये है जी, जनाब। ऐसे लोग जिनको इंग्लैंड की क्वीन भी इज्जत दे, सबसे बड़ी बगी में सैर कराए, ठीक है। कोई एजेंट आंडे की शक्ल बनाकर ऐसे लोगों को बुरा भला कहे तो अच्छा है। ठीक। और अगर कोई पाकिस्तानी मूछे रखकर प्याज की तरह जुल्फें बनाकर ठीक है। बुरे लोगों को बुरा कहे। उनके पेशे के नाम से पुकारे तो वो बुरा है। बाकी जो लोग गुलाम हैं, किसी बुरे लोग के बेचारे, उन पर वैसे ही तरस आता है। ठीक। ठीक। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही है सर, जो भी कहा जाएगा अब तो लोगों के सामने है, फट से लोगों के सामने पहुंच जाएगा। अब जी ज़ौक़ के ऊपर मुनहसर करता है बाज़ चीज़ें। अब वो हो सकता है गंडापुर की वहाँ पे मौजूदगी का लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, जिसके ये नताइज हम देख रहे हैं। और इमरान खान ने क्योंकि इतनी ज़्यादा उनकी बदज़ुबानी के बावजूद जब साथ वाली कुर्सी में बिठाया हुआ था, तो शायद उनको ये उम्मीद होगी कि ये मेरा जो खिलाड़ी है, ये मैच में बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे सकता है, तो शायद ये उसका एक वजूहात हो। तो यही है ये कि शायद बिल्कुल वहाँ ऐसे पे है। डिमांड है। जी हाँ, जी हाँ। ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह से शहरों के अंदर तमाम सियासी तंजीमें अपने अपने अस्करी विंग रखती हैं। उसके अंदर जी हाँ। बाकायदा बदमाश हायर, कातिल गुंडे हायर करके रखते हैं, और ताकि वक्त पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे मुखालिफ को डराया जाता है। आपके सामने मुतअद्दिद मरतबा इस तरह के गिरोह सामने आए और कोई भी ऐसा नहीं है जो इसमें दूध का धुलावा हो। तो इसी तरह से सियासी उसमें टॉक शोज के लिए अब एक नया ट्रेंड आ गया है कि उसमें वो जाए जो सियासत पे सिर्फ बात ना कर सकता हो, उसके हाथ पैर भी चलते हो, ताकि अगर सामने वाला काबू नहीं आ रहा तो उसके ऊपर हमला कर दे। तो ये भी अब शुरू हो गया। पहले इन तरह की वीडियोस अफगानिस्तान वगैरह से और कुछ अरब कंट्रीज से आती थी, और लोग पाकिस्तान में हंसते थे कि ये सिविलाइज्ड माशरे की अक्कास नहीं है। अब जो है वो कभी हम देखते हैं कि फिरदौस आशिकाबाद किसी पर हाथ उठा देती है, कहीं कुछ हो जाता है। अब वो चीज हमारी क्या सलाहियत करती जा रही है। तो मैं इसको इस तनाजुर में देखता हूं कि गंडापुर साहब को जो मक्खन खिलाया जा रहा है, वो इसको इस हवाले से देख रहे हैं कि ये इस तरह के चीजों में काम आएगा कि अगर कहीं पर सियासी पे पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर पाएगा तो कम से कम हमला कर देगा। तो उसमें एक जो है वो एक गुल्लूपट वाली एक सिचुएशन सामने आ जाएगी। ये बड़ी अफसोसनाक चीजें हैं। ये बहुत बारीक बातें हैं, मगर इनको एड्रेस करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। बिल्कुल सही। एक आइडियल जो सिचुएशन है वो तो यकीनन यही है, इस किस्म के अनासर से पाक हमारा सियासी निज़ाम होना चाहिए। लेकिन अफसोस के इसका एक पाया जाता है, अंसर पाया जाता। पहले भी हमने, जब ये मीडिया वगैरह नहीं था इस किस्म का, तो बड़े बड़े जलसे हमने देखे मियाँ साहब के, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के। उस वक्त यही दोनों बड़ी जमातें थी, तो उसमें भी नहीं, जलसे के आप देखें अंदर ना,
कोई ऐसा शायर होता था, कोई ऐसा स्पीकर जरूर होता था जो थोड़ा सा जी हाँ, बिलो द बेल्ट या इस किस्म की बातें बदजुबान करते। होता था। नून लीग तो जी हाँ, इसमें मशहूर है कि जो ऊपर से इश्तिहार पहनती थी। जी जी हाँ, आप देखें जब एमक्यूएम एक थी और अल्ताफ हुसैन उनकी क़यादत कर रहे थे, आप देखें उस वक्त फारूक सत्तार की शख्सियत में और मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत में जमीन आसमान का फर्क था। हाँ मुस्तफ़ा कमाल को वहां भेजा जाता था जहां बदजुबानी करनी होती थी, जहां पर तरीके की बात करनी होती थी फारूक सत्तार को भेजते थे, दूसरे लोगों को भेजते थे। ठीक है ना, ख्वाजा इजहार को, फारूक सत्तार को, और वो जो मेयर आप कह रहे हैं उनको जो है वो ऐसी जगहों पर भेजा जाता था जहां वो बदजुबानी करनी होती थी। ये कल्चर रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है वो हाथ पैर चलने से शो अप हुआ है, मगर अंदर अंदर ये एक अरसे से एग्जिस्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पहली बार कर नहीं रहा है कि एक ऐसा आदमी भेजा जाए जो फौरन जो है वो साथ में सियासी बात करने के साथ साथ बदमाशी भी स्टार्ट कर दे, तो वो ताकि सामने वाला कम से कम उसके रोब में ही आ जाए, तो वो एक बिल्कुल जाकर इस तरह से भी काम किया जाता है। अब ये जरा ज्यादा हो सही गया, है। इसलिए नोटिस ये होना शुरू हो सोशल गया। मीडिया है आजकल। जी हाँ। अच्छा, एक इस चीज पे आते हैं, जो मियां साहब जो मुलाकात कर रहे हैं और ये सारा जो मामला हुआ है, इस पे यकीनन एक ऐसी शख्सियत से, कुछ मरियम साहिबा ने पुरानी तस्वीर भी शेयर की कि वो मशीर जो अफगान सलामती के थे उनसे तो बाजवा साहब भी मिल रहे हैं और उनसे इमरान खान साहब भी मिल रहे हैं। तो ये शायद 2-3 साल पहले की तस्वीर है, या कम से कम उस इंटरव्यू से पहले की तस्वीर है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा भला कहा है। और उसके बाद आपकी मुलाकात होना, और इसहाक डार साहब जो इस वक्त वो भी लंदन में ही है, जी हाँ, वो भी उस मुलाकात में थे, उन्होंने ये जवाब पेश किया है जी मुलाकात पहले से तय थी, इस वजह से वो मिलना पड़ा। तो ये इसमें किस से वो मुलाकात तय थी, और इतनी बड़े जब आश्कार हो जाता है कि एक पूरे कौम को एक शख्स गाली देता है, उसके बाद उस शख्स से मुलाकात इतनी जरूरी क्यों थी? तो नहीं वो क्या जरूरी थी ना, नवाज शरीफ साहब, वो जरूरी हाँ वो इसीलिए थी, क्या वजह, वो वजह क्या थी, इसीलिए थी, क्यों जरूरी थी? इसीलिए थी क्योंकि आप जब मोदी को बुलाते हैं और इंडियन रॉ के जासूसों को, जो कि पाकिस्तान में इस पर शोर मचता रहा, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तानी मीडिया कहता रहा, और इस पर लोग कहते रहे कि जी जो है वो एक मुख्तलिफ वीजों के ऊपर जो है वो एक बिजनेस के और इधर उधर मुख्तलिफ, और वो जो है वो आपकी मिल्स के अंदर वर्कर्स बन के और वो आते रहे और वो पाकिस्तान के अंदर अपने नेटवर्क फैलाते रहे, बहुत सारा काम करते रहे। इसमें हमेशा नवाज शरीफ साहब का ही नाम आया है। मैं इसके ऊपर मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मतलब मैं उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा दूं, मैं इल्जाम ही लगा रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं पाकिस्तानी मीडिया को कि ऐसी आवाजें आती रही हैं। अब वल्लाह आलम उसके अंदर कितनी सच्चाई है, आया वो झूठ है, आया उनके ऊपर तोहमत है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मेरे पास उसके कोई सबूत नहीं है, मगर ऐसी आवाजें माजी में आती रही हैं कि जी रॉ के लोग जो है वो आते रहे आजादाना। अभी मैं कल देख रहा था तो एक साहब कह रहे थे जाति उमरा नाम रखा है, ये भी हिंदुस्तान की एक जगह का नाम है, पाकिस्तान से कोई इतनी भी मोहब्बत नहीं कि कोई पाकिस्तानी नाम रखे, तो वो उनके ऊपर इस तरह से पाकिस्तान दुश्मनी के इल्जाम माजी में भी लगते रहे। तो कोई नई बात नहीं है, उनकी ये रीत ही रही है। अब मैं इसको वसूख से नहीं कह सकता कि वो जो मिल रहे हैं, आया वो पाकिस्तान के एक दुश्मन को हैंडल कर रहे हैं सही से, या उससे पाकिस्तान की दुश्मनी मिल रही है, मैं नहीं कह सकता, मैं कौन होता हूं उनके ऊपर इल्जाम लगाने वाला। मगर सिचुएशन सामने, आवाजें इस तरह की जरूर उठती रही हैं कि ये इनका माजी रहा है और यही इनका हाल है, अभी मुस्तकबिल का हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। और एक होता है ना, ठीक है आपका सियासी मुखालफ जो है उसके साथ कोई अनबन है, या जैसे अशरफ गनी जो उन्होंने भी पिछले दिनों जो तकरीर की है उसका जवाब इमरान खान ने दे दिया, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन जब एक कौम को और एक मुल्क पूरे को एक शख्स गाली देता है, और फिर एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है, कुछ तो हल्फ की पासदारी थी कि वक्ती तौर पे उन पे 100 इल्जामात हैं, कोई इनको भागा हुआ कह रहा है, वो कह रहे हैं इलाज के लिए आए मैं, कुछ भी उनके वजूहात होगी, लेकिन कुछ तो एक पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर होने का सबूत देते कि जो एक शख्स आपकी कौम को, एक मुल्क को गाली दे रहा है, आप उनके साथ क्या फोटो सेशन करा रहे हो। और आज तो बल्कि कुछ वजीरों ने कहा कि आजाद कश्मीर में उनकी शिकस्त की एक वजह यह भी है कि फौज को गाली तो था ही था, लेकिन ये जो कल परसों जो उनकी मुलाकात थी उसमें तो साफ वाजे है, और वो जो अल्फाज उस अफगानी ने जो मशीर थे और इस्तेमाल किए, बहुत ही गलीज अल्फाज थे। मैं कॉल ले लूं, आप देखें फिर कि ये हाँ, मैं कॉल ले लूं। अस्सलाम बिस्मिल्लाह वालेकुम। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। मुझे माजरत के साथ मुझे दोबारा आना पड़ा। कोई बात नहीं भट्ट साहब।
फरूक भाई इजाजत हो तो मैं अफगानियों के मतलब बात कर दूं थोड़ी सी। हकीकत जो है अफगानी हुकूमत के खिलाफ कर दे, सारे अफगानियों की बात ना करें। नहीं, जो अच्छे हैं उनको छोड़कर। जी जी बिल्कुल सही। ये अफगानी लोग जो हैं ये शुरू से रोजे अव्वल से गद्दार हैं, पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के खिलाफ हैं। नहीं, अफगानी हुकूमत खिलाफ है ना, कुछ तो 40-50 लाख तो हमारी हुकूमत कर दे सर थोड़ा। अच्छा जी, हुकूमत कह के बात करें, हुकूमत कह के, मौजूदा हुकूमत हो जी। जब दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान को तस्लीम किया तो किसने मुखालफत की? ठीक है, ठीक है, किसने की? अफगानिस्तान ने। तो ये रिकग्नाइज किया, आई मीन टू से रिकग्नाइज करने के लिए जब ईरान सबसे पहला मुल्क था जिसने रिकग्नाइज किया पाकिस्तान को लब्बैक कहकर, ये इसने अफगानिस्तान ने ये पहले रोजे अज़ल से ही उसका भारत का पिट्ठू है। और ये तभी ये बातें ऐसी उचकाती हैं कि जब मैच पे हो कोई बात हो। देखो चंद दिन हुए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, ये जो आए हुए रेफ्यूजी आए हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान से, अफगानी फ्रांस की बात कर रहा हूँ। तो ये इनकी हड्डी में, क्योंकि वहाँ पे तसल्लुत जो है ना इंडिया का है, ये जो सूद के पैसे लेते हैं ना वहाँ सिख हैं, तो वो उनकी तलकात कारोबार बिजनेस वगैरह वगैरह जो भी सारे इंडिया के साथ है। और बड़े देखिए ऐसे भी सिख ना कहे ना, ऐसे भी ना कहे जी। लोग हैं, ये चंद लोग जो हैं, बट सब सही है सर, सही आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया, बिल्कुल सही। थोड़ी वजाहत कर दे मुझसे भाई। हाँ नहीं, ऐसे ना कहे ना कि सिख जो है वो सूद पे पैसा देते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हर सिख देता है? हर तबका हर एक में होता है, पाकिस्तानियों में, मुसलमानों में, ईरानियों में, इराकियों में, कुवैतियों में, सब के अंदर कुछ तबके होते हैं, स्मगलर भी होते हैं, सूदखोर भी होते हैं। ऐसे हम तो नहीं कह सकते कि मुसलमान या सिख, ऐसे नहीं कह सकते। इसको थोड़ा सा आप तस्वीर फरमा लें, आप टीवी पे बात कर रहे हैं, हम किसी की दिल आजारी नहीं कर सकते। इखलाकी तौर से, मजहबी तौर से, शरई तौर से, सोसाइटी के लिहाज से बिल्कुल भी इजाजत नहीं है, कोई इंसानी विरसा ही नहीं है कि हम किसी को ऐसे कह दें। तो बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर एक खास तबका है जो पाकिस्तान से नफरत करता है, और उसमें कुछ चीजें जो है वो उनकी वजह भी है। अगर मैं सच बात करूं, एक ठेठ पाकिस्तानी बन के बात करूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आएगा, मगर अगर मैं इंसाफ से बात करूं, कुछ चीजें वजह है। देखिए, हमने सोवियत यूनियन के खिलाफ हम खड़े हो गए, अमेरिकी पिट्ठू बन के वहां पर हमने जिहाद के नाम पर लाखों लोगों को पाकिस्तान से अंदर भेजा। उसमें जो अफगानों का जानी नुकसान हुआ है वो इसके आपके दुश्मन है। क्या आप क्यों शामिल हो गए जी? सोवियत यूनियन का हमारा मामला था, आप कहां से आ गए बीच में यहाँ पर जिहाद करने? फिर अब वो चीज रिवर्स हुई है, फिर वहां पर हिंदुस्तान आ गया। अभी आप देखें कि जहां पर भी तालिबान छापा मार रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, रोज दर्जनों पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तानी करेंसी बरामद हो रही है। तो पाकिस्तान में 5,000 रुपए देकर तो शनाख्ती कार्ड इशू होता रहा है, समझे ना, 50,000 रुपए में पासपोर्ट मिलता रहा है। सोमालिया का और पता नहीं कहां का कंट्री के लोग पकड़े गए स्मगलिंग में, और पासपोर्ट उनके पाकिस्तानी, जिनको यही नहीं पता पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर है कहाँ, ऐसे लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर करप्शन इतनी है, और उसको जो है वो वहां पर बैठकर हिंदुस्तान ने खुला पैसा दिया है। अफगानियों ने जो आपसे नाराज थे उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। तो सारे पॉइंट्स उनके भी गलत नहीं है, मगर एक तबका है, हाँ, वो पाकिस्तान से नफरत करता है, और पाकिस्तान ने 30 लाख अफगानियों को जगह दी, जिसमें बेशतर उनकी इंटेलिजेंस के लोग आए। अब ये कर्नल रिपोर्ट हुआ था, जो कि पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड उसके पास से पासपोर्ट बरामद हुआ, और वो पाकिस्तानी जो है वो बाकायदा नेशनल था, और वहां पर वो कर्नल की ड्यूटी कर रहा था। तो ये सब होता रहा है। हमारी भी पॉलिसीज को इतनी अच्छी नहीं रही है। ज़ियाउल साहब ने पूरा गन क्लाशनकोव कल्चर, हीरोइन कल्चर, आपका खुदकश बम्बार, ऐसी ऐसी मुसीबतें जो पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तानी ने सुनी नहीं होगी। जहाँ छुरी चाकू से आगे की बात, रिवॉल्वर से आगे की बात नहीं होती थी, वहां खुदकश बम्बार चला आ रहा है साहब, हीरोइन चली आ रही है, क्लाशनकोव चली आ रही है। तो ये तोहफे आपने भी तो दिए है ना, तो पाकिस्तान को भी डिस्टर्ब किया, टांग में फंसाने की जरूरत क्या थी? तो कुछ बातें उनकी भी सही है और बातें उनकी बहुत गलत है। इंसाफ की बात करनी चाहिए। यही वजह ना कि ये जो पहले पास में गलतियां कर चुके हैं, अगर तो हमने उससे सीखा है, और अभी जैसे नवाज शरीफ साहब की हम बात कर रहे थे, हम आज ये जो कल या मुलाकात हुई उसको रो रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब यहाँ पे पहुंचे कैसे और किन के आशीर्वाद के साथ वो यहाँ पे पहुंचे हैं, इस पे तो बात हो ना। ये तो एक सियासी जो इशू है, अगर इस किस्म की अगर हम हमाकते या जहालते या बगावते क्या कहेंगे उसको, ये करते रहेंगे तो नुकसान तो पाकिस्तान का हो रहा है।
तो पहले आप अगर सियासी तौर पे या जो हमारा अदालती निजाम है उसमें इस कदर ट्रांसपेरेंसी हो कि ऐसे लोग ख्वाब में भी ना देख पाए कि पहले 6 महीनों की आपको इजाजत मिले, आप जेल में हो जी और हाँ, बिल्कुल हाँ। कोई नजीर ना मिलती हो, जज खुद कह दे कि भाई सिर्फ ये सहूलत सिर्फ मियां साहब के लिए है और कोई इस कानून की आड़ में कोई और इस किस्म की छूट नहीं ले सकता। तो जब छूट नहीं ऐसे ले सकता, ऐसे ये अच्छी बात आप है ना। उनको सहूलतें देंगे, छूटें देंगे, तो फिर वो आपके क्या पाकिस्तान को तो फिर वो समझेगा कि ये कानून, ये रियासत, ये तो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं जूती की नोक पे है, जो मैं मर्जी ये कौन कहूं, अगर सिंसियर मैं कौन है? बादशाह मुझे बनाते हो। जी हाँ, तो सिंसियर ये कौन है? वही ना जो इस वक्त पाकिस्तान जिसको कहा जाता है ना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके पास एक मेयार जरूर होना चाहिए कि ठीक है, आपने जो पहले पास में गमले लगाए थे, जो पौधे आपने लगाए थे, अब वो ऐसे दरख्त लगे हुए हैं कि वो आपको छांव क्या, वो आपको आग बरसा रहे हैं ऊपर। तो आप इस किस्म की गलतियां एक तो तर्क कर दें और दूसरा इस किस्म के लोगों को छूटे देना छोड़ दें। तो ये चीजें अब अगर हम 70 सालों में अब भी मैं इसको फिर दोहराए फार्मूला जाएंगे। जी। मैं फिर फार्मूला रिपीट करता हूँ फारूक भाई, फिर वही फार्मूला रिपीट करता हूँ। आपको भी लुत्फ आएगा और लोगों को भी। इसके अंदर नतीजा है, पाकिस्तान का हामी कौन है? जो रिटायर्ड होने के बाद पाकिस्तान में रहे, चाहे वो जज हो, चाहे वो जी हाँ। फौजी ऑफिसर हो, चाहे वो सियासतदान हो, फर्स्ट उसकी ईयर का हो या सेकंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो या छोटा कारकुन हो, वॉट एवर, जो लीडिंग पोजीशन पर आए, एटलीस्ट जो पाकिस्तान में रिटायर्ड होकर अपने असासे पाकिस्तान में रखे और पाकिस्तान में रहे, वो पाकिस्तान का दोस्त था। अब इसके ऊपर आप हिसाब लगाते चले जाएं। ना मैं मुत्तहम कर रहा हूं फौजियों को, ना मुत्तहम कर रहा हूं जजिस को, ना मैं मुत्तहम कर रहा हूं सियासी पार्टियों को। एक फार्मूला पेश कर रहा हूं, आप इस पर लोग रखे जाएं और देखे जाए ऑस्ट्रेलिया में कौन है, दुबई में कौन है, सऊदीया में कौन है, अमेरिका में कौन पापा जोन्स चला रहा है, कौन कहां पर है, जजिस कहां पर है, डैम वाले जो कशकोली घूम रहे थे वो कहां है, सियासतदान कहां है, सभी आपको एक हमाम में नंगे दिखाई देंगे। तो ये फार्मूला सामने रखकर देख लें। अब वो आधे लोग फौज को कहना शुरू कर देते हैं, आधे लोग शुरू कहना शुरू, फौज से मुराद फौज नहीं है, फौज से वो चंद अफराद जो ऊपर लीडिंग पोजीशन पर है, जो पैसा बता के बाहर चले गए। फौजी तो आम तो सीने पे कोई नहीं खा रहा है, उसका क्या, वो बेचारा तो पहले दिन से ड्यूटी कर रहा है, बात उससे मुराद फौज नहीं है। सियासतदान, सियासी पार्टियों के कारकुन सारे ये पूरी जिंदगी जेलें काटते हैं, पुलिस की मारे खाते हैं। इनके जो बड़े मियाँ साहब होते हैं वो 2 पैरासीटामोल लेने बाहर चले जाते हैं, एक ईसीजी कराने बाहर चले जाते हैं। तो फार्मूला मेयार जो आप कह रहे हैं ना, मेयार वो मेयार ये है जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर रहे, अपनी जायदाद पाकिस्तान में बनाए, अपने बच्चे पाकिस्तान में पढ़ाए। जहां मेरे बच्चे पढ़ेंगे वही तुम्हारा बच्चा पढ़े। अगर ये मेयार हो, जहां एक आम पाकिस्तानी का इलाज होगा तुम्हारा भी इलाज वही होगा, जहां जो पानी एक आम पाकिस्तानी पीता है, मेरी पार्टी का लीडर भी, उसका बच्चा भी वही पानी पिएगा, तो तुम पाकिस्तान के दोस्त हो। वरना तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, तुम दगाबाज हो, तुम सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हो और कुछ नहीं। ये पाकिस्तानियों को फैसला करना चाहिए। इससे बेहतर अगर फार्मूला हो तो हमारे सामने पेश करें, मैं अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और काश ऐसा हो जाए और फिर ये 14 अगस्त आने वाली है, फिर हम आजाद होने का दावा करेंगे और ये सारा कुछ है, लेकिन जब तक ऐसे अनासर से आजाद नहीं होते तो ये तो नामुमकिन है कि पाकिस्तान आगे तरक्की करे और पाकिस्तान सही मानों में कायदे आजम का पाकिस्तान बन पाए। तो ये चीजें हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है और ऐसा मौके आए हैं कि हम इनको सारे मसाइल को हल कर सकते थे, लेकिन बाज औकात फिर हमने वो मौके हाथ से गंवाए हैं। या जैसे मुशर्रफ साहब के पास जैसे भी इक़्तिदार आया था, वो सब कुछ ऐसे मसाइल तनहा सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो सियासी निजाम में आ गए, वो ज्यादा इसमें मुदाखलत, और या नहीं तो इमरान उनसे खान जो उनसे थे। उनसे पूछे जाए ना, वो खुद कहाँ है, पूछा जाए खुद कहाँ है, वो जी खुद हाँ, कहाँ जिंदगी कर रहे हैं, शायद यही बात तो वजह ये है है ना। कि हाँ, बिल्कुल सही। और यही वजह है मुसीब भाई, जब मुशर्रफ साहब बाहर आए थे तो उस वक्त मियां साहब की हुकूमत थी, और जब वो इलाज के बहाने वो भी बाहर आ गए थे, कमर दर्द में वो मुब्तला थे और ऑक्सीजन उनको मुंह पे लगी हुई थी और ये सारी एक तस्वीरें आई यानी थी कमर दर्द का उनके भी। इलाज नहीं हो सकता, आम जी पाकिस्तानी हाँ। का कैंसर का इलाज हो जाएगा है? कितनी अजीब और बात है। उन्होंने बकायदा, मुशर्रफ साहब ने बकायदा बताया था जी कि मुझे बाहर लाने में राहिल शरीफ साहब ने अहम किरदार अदा किया। तो शायद ये भी हो सकता है कि मियां साहब ने, अब ये प्लेटलेट्स का खेल तो हम मीडिया वालों के लिए था,
تو انہوں نے یاد دلایا ہو اپنے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی دیکھیں آپ کے بھی تو مشرف صاحب جب بیمار تھے یا نہیں تھے میں نے ان کو بھیجا تھا، اب میری باری ہے. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں رکھ رکھاؤ بہت ہوتا جی ہے جی، موسی بھائی. یہ ایک دوسرے کی میں نے تو بھائی یہ میں نے تو چاہے آپ کو ایک سیاسی طور مجموعی پہ دشمن بھی ہو، یہ جتنے بڑے ایک دشمن بھی فارمولہ ہو دے دیا لیکن نا. آپس میں مفادات کا یہ بڑا خیال رکھتے ہیں. یہ بہت ہی ان دیکھیں کے معاملے میں آج جی تک کس کو پھانسی ہوئی ہے؟ آج تک کسی کس کو کو بھی پھانسی ہوئی ہے؟ آج تک کس نے ایک جیل بھٹو کاٹی صاحب ہے کو ہی. سوائے اس کے؟ ہے نا؟ جی نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو امریکہ کا پریشر آ گیا، اور اگر وہ ہوں، اسلامک بینک بنانے کی بات نہ کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ضیاء الحق ہوں، جس طرح سے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو کے چمچا گیری کیا کرتے تھے، جو باتیں عموماً بالکل میڈیا پہ رپورٹ ہوتی ہیں وہ ایسے ہی کرتے رہتے. وہ تو ان کی لاٹری کھل گئی کہ بھٹو صاحب نے ایک ویژنری ہونے کا ثبوت دیا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی پورے دولت جو امریکہ میں رکھتے ہو وہ پاکستان میں رکھو. امریکہ نے کہا یہ تو خطرناک آدمی آ گیا، مارو اس کو. تو ان کے وہاں سے جو پریشر آیا پھر وہ وہی ہوا، نظام مصطفیٰ امیر المومنین بننا شروع ہوئے، اسلامی ریاست اسلام آ رہا ہے. اس آڑ میں انہوں نے بھٹو کو جو ہے وہ مار دیا. تو بات ساری یہی ہے کہ ایک فارمولے کے تحت لوگوں کو، پاکستانیوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں آیا وہ پاکستانی بھی ہے کہ نہیں، اس کے پاس کتنی نیشنلٹیاں ہیں بھائی، اس کی جائیداد کہاں ہے، اس کے بچے کہاں ہیں، اس کی ترجیحات کہاں ہیں، وہ زندگی گزارتا کہاں ہے، اس کے بچے ایجوکیشن جو حاصل کرتے ہیں کیا وہ پاکستان میں پاکستانیوں کو وہ سہولت میسر ہے جو میڈیکل فیسلٹیز وہ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کو میسر ہے. بس ان کے تو پائے پک کے ہیلی کاپٹر سے پایا ڈیلیور ہوتا تھا صبح. مطلب آپ اچھا حدیں دیکھیں نا کہ کس طرح سے بالکل آپ صحیح. حکومت کر کے گئے ہیں. تو مطلب تو جس کی مثال نہیں ملتی. جاتے جاتے زرداری صاحب کا ذکر کرتے چلے. ان کی آج سالگرہ ہے اور اگر آپ کو یہ نظر آ پا رہا ہے کہ یہ جو بلاول صاحب نے تصویر شیئر کی ہے یہ بلاول صاحب نے ٹویٹ کی ہے اور حاکم علی زرداری صاحب کی گود میں بیٹھے ہیں، زرداری صاحب ان کے پاس بیٹھے ہیں. تو حاکم علی زرداری صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک انٹرویو ان کا بہت مشہور ہوا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بھی بہت ہی نازیبا ان کی زبان تھی. تو سوال یہ ہے کہ آج ہی کے دن اگر وہ حاکم صاحب اپنے دادا ابو کو یاد کر رہے ہیں تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ وہ بلاول زرداری ہی اپنے آپ کو کہلوانا شروع کر دے؟ بیچ میں سے بھٹو یہ سارا جب ان پہ الزامات لگاتے ہیں کہ بھائی آپ کے وہ دادا بھٹو ہے یا کب؟ آپ جو والد صاحب نہیں نہیں، وہ بھٹو ہے کب؟ بس جان بوجھ وہ کے ایک بھٹو رکھا ہے ہوا ہے ہی نا نہیں کوئی نا. نہیں نہیں، وہ تو سسٹم سیاسی رکھنے کی رکھا ہے نا. کوشش کر. دیکھیں مولا امیر المومنین کا فرمان ہے کہ جب تک جو ہے وہ بے وقوف زندہ ہے عقل مند بھوکا نہیں مرے گا. تو ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے اپنے اوپر ایک اجرک اس کی پہنی بھی ہے کہ میں بھٹو ہوں، میں اس کا وارث ہوں. وہاں پر یہ بھٹو ہو رہی ہے، لوگ ووٹ دے رہے ہیں. اگر لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بھٹو نہیں ہے، یہ اصلی نہیں ہے، تو سیاست ختم ہو جائے گی ان کی. اور اگر لوگوں کو بالکل یہ بھی شعور ہو جائے کہ جس نے پاکستان بنایا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے ان کے ابو جی ٹھیک کا ہے اور ان کے ابو کا، تو بھی سیاست ختم ہو جائے صحیح ہے. گی. تو یہ لوگوں کا مسئلہ ہے. لوگ سیاسی پختگی نہیں ہے، سیاسی بلوغت نہیں ہے ابھی. اور نہ جانے کب بالغ ہوں گے. مطلب یوں تو انسان 17-18 سال میں جوان ہو جاتا ہے، یہ 70 سال میں جوان نہ ہو سکے. آج تک عقل نہ آئی، اسی نعروں کے پیچھے عوام چل رہی ہے. بہرحال ہمارا کام ہے کہ اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں، وہ ہم اٹھاتے رہیں گے، مگر رسپانس آنا چاہیے سامنے سے، جو کہ ابھی تک نظر نہیں آتا کہ لوگ جو ہے وہ بیدار ہوئے ہیں. لیکن ایک سے جان چھوٹ کی جی ہاں دوسرے میں لیکن پھنس بھائی جاتی ہے. ایسی بات کی جاتی ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ حق رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی ہماری مرضی. تو جیسے وہ کہتے خواتین کچھ کہتے ہمارا جسم ہماری مرضی. تو یہ سب پارٹیوں والے جو غدار ہے نا ماویسی پاکستان کا، معاملے کے پیچھے ہیں. جی جو قائد اعظم کو برا کہہ رہا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی توہین کر رہا ہے، اس کا کیا حق بنتا ہے پاکستان میں اس کے بیٹے کا کہ وہ حکومت کرے؟ کیا حق صحیح بنتا ہے اس بات کا؟ ہے. تو یہ لوگوں لیکن کو چلیں کرنا آج چاہیے. کیا پوری عوام قائد اعظم کے خلاف ہے؟ آج نہیں، قائد نے کیا اس ان کے کی سارے گود ووٹر میں قائد اعظم بیٹھے کے ہوئے خلاف ہیں؟ تھے. بالکل ہاں صحیح. چلے، چلیں مبارک ٹائم ختم ہو گیا. زرداری مبارک. صاحب اللہ وہ ان کو سلامت رکھے اور جو ان کے کیسز ہیں ان کی زندگی میں ہی ان کے وہ ساری عدالتیں ہماری کوئی فیصلہ سنا سکیں تاکہ آگے چل کے ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. اور اگر وہ سارے جو ان پہ الزامات ہیں خدا نہ خواستہ اگر وہ سچے ہیں تو امید ہے کہ وہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے وہ آگے کے بارے میں بھی کچھ احتیاط کریں گے، کام کریں گے اور یہاں بھی توبہ کریں گے تاکہ آگے کی منازل ان کی آسان ہو. ہاں، لیکن فی الحال ہم اگر ان کی آگے میں زندگی یقین کی ہے تو
जी अगर हाँ, यकीन जिंदगी है की आगे दुआ करेंगे भी कुछ ताकि है उनके ऊपर जो भी केसेस हैं इंशाल्लाह। किसी भी किस्म के, वो अपने आजाद होके इस दुनिया से जाएं। लेकिन फिलहाल तो उनका इंशाल्लाह। जो साया है अपनी औलाद पे कायम दायम रहे। सियासी इश्यूज जो इख्लाफात है वो अपनी जगह। मूसी भाई, बहुत शुक्रिया आपके बहुत हाजिरी शुक्रिया का आपका। कि फिर आप हमारे साथ तोहमत लगाते हैं। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपकी मुलाकात अब